हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एनएपी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग हमारे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले तक आई होप सभी स्टूडेंट्स का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स हो गया है। बहुत स्टूडेंट का तो बहुत पहले ही हो गया है, वो लोग काफ़ी दिनों से क्लासेस के लिए डिमांड कर रहे थे। बट जो बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका रिसेंट में अभी अभी लगभग मेरे नॉलेज में सभी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अब ओवर हो गए हैं। तो अब हम लोग हमारे फिफ्थ सेमेस्टर को, जो कि फिजिक्स के 2 पेपर हमको अपने इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करना है। एक है हमारा डीएससी, आप लोग अब इस एनईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो पैटर्न से अच्छे से आप लोग भली भांति परिचित हो चुके हैं कि एक हमको डीएससी दिलाना पड़ता है जो कि कंपलसरी पेपर होता है, और एक डीएसई होता है जो फिजिक्स के जो हम पढ़ाई करते हैं, जो आगे चल के फिजिक्स में ही फील्ड में अपने हायर स्टडी करने वाले हैं, उनको एक इलेक्टिव पेपर लेना पड़ता है। तो व्हाट अबाउट इन दिस सेमेस्टर फ्रॉम आवर साइड, इट वी कवर बोथ द सब्जेक्ट। एक हमारा जो डीएससी है जिसका टाइटल होगा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक, इस पेपर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का जो एक नया फील्ड है फिजिक्स का, उसकी आपको पढ़ाई करनी है। और एक है हमारा डीएसई इलेक्टिव पेपर जिसका टाइटल है न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब न्यूक्लियर से रिलेटेड, न्यूक्लियस से रिलेटेड जितने भी हायर लेवल के पार्टिकल्स फिजिक्स हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, उसकी पढ़ाई आपको करनी है। तो स्टूडेंट्स, कोर्स चालू करने से मैं पहले आपको उस चीज़ों को बता दूं कि ये दोनों ही पेपर चैलेंजिंग हैं। चैलेंजिंग इन द सेंस कहने का मतलब है कि अब आप उस पारंपरिक फिजिक्स के फील्ड से निकल के मॉडर्न फिजिक्स की ओर आएंगे इन दोनों पेपर को पढ़ने के लिए। पढ़ के आपके दिमाग में अलग परिस्थितियाँ या अलग स्थितियों को, फिजिक्स के जो फील्ड के जो तरीके हैं, जो तौर तरीके अभी तक आप फिजिक्स के सीखते आए हैं, जो कि जिसे हम पुरानी फिजिक्स कह सकते हैं, जिससे अभी तक थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स की चीज़ों को थर्ड सेमेस्टर के फिजिक्स में और फोर्थ सेमेस्टर में भी थोड़ा बहुत जरूर पढ़ा है। बट नाउ यू आर एंटर एंटायरली अ डिफरेंट फील्ड। अब आप फिजिक्स के पूरी तरीके से डिफरेंट फील्ड पे जाते हैं। मतलब हम अपनी सीमा को और बढ़ाते हैं, जानने की, चीज़ों को पहचानने की, अपने भौतिक जगत को अंडरस्टैंड करने की हमारी जो परिसीमा है उसको और एक्सपैंड करते हैं। उन चीज़ों को स्टडी करने के लिए, जो इन चीज़ों को आप जानेंगे, जो फील्ड फिजिक्स का जो निकल के आएगा वही क्वांटम मैकेनिक्स कहलाएगा और न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। तो दोनों ही पेपर ठीक ठाक लेवल पे चैलेंजिंग हैं। कोर फिजिक्स पे इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। अभी तक जो 4 सेमेस्टर में आप लोगों ने जितना फिजिक्स की पढ़ाई किया है उसके कोर्सेज भी छोटे हुआ करेंगे। अब आपका सिलेबस भी ज़्यादा रहेगा, मतलब उन्हीं पर यूनिट हमको ज़्यादा टॉपिक्स स्टडी करने पड़ेंगे दोनों ही पेपर में, क्वांटम मैकेनिक्स में भी और न्यूक्लियर फिजिक्स में भी। न्यूक्लियर फिजिक्स ऐसा है कि उसके कुछ एस्पेक्ट्स को समझने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए। तो क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सफिशिएंट नॉलेज हम पहले गेन करेंगे, उसके बाद हम लोग पैरेलली हमारे डीएसई न्यूक्लियर फिजिक्स को भी चालू करेंगे। बेसिक चीज़ें उसमें भी पैरेलल चलते रहेंगी, लेकिन जहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स के टूल्स का यूज़ हमको न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर में करना है, वो हम जब यहाँ पे सीख जाएंगे क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर में, तब वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और एक चीज़, आपका कोर्स मेरे प्लेटफॉर्म पे मेरे द्वारा आपके एग्ज़ाम से पहले बहुत 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 पहले कंप्लीट किया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। आप सीखने के दृष्टिकोण से इस प्लेटफॉर्म पे आएँ। अगर आप ढूंढते हैं कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा जो एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पेपर पास कराना है, तो उस दृष्टिकोण से अभी इस प्लेटफॉर्म पे मत आएँ। उसके लिए आप, जब एग्ज़ाम आपका ठीक आने वाला रहेगा तो 10-15 दिन पहले फिर आप इस चैनल पे विजिट करिएगा। तो मे बी उस टाइम आपको कुछ उस तरह के मटेरियल, जिन ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है, मतलब जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, उनको सब्जेक्ट के नॉलेज से, उनके डेप्थ में जाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो फिलहाल आपको ये चीज़ें यहाँ पे बल्कि लगेंगी। बिकॉज हम एक फाउंडेशन बनाएंगे अब हमारे फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारे जो आने वाले फ्यूचर के लिए। अब आप इस न्यू फिजिक्स एरा को पढ़ के आप एक फाउंडेशन बनाने वाले हैं। तो इस पेपर का जो टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है। तो आज के क्लास में मैं डीएससी कंपलसरी पेपर को शुरू कर रहा हूँ, जिसका टाइटल हमारा इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स है। इसमें भी 4 यूनिट होते हैं उसी तरीके से ओवरऑल जैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, अब मैंने बोला कि पर यूनिट अब हमारे पास ज़्यादा सिलेबस है और बड़े हैं। मैथमेटिकल भी एक्सप्रेशन ज़्यादा आएंगे, वो भी आपको डील करना है, और हमको थोड़े डीप लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है। तो ये 4 यूनिट हैं। जैसे टाइटल वाइज अभी मैं बोलूँ
अभी मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक पहले यूनिट का हमारा नाम है जिसमें इतने सारे टॉपिक्स को अपन को अंडरस्टैंड करना है। उसके लिए एनईपी ने 12 पीरियड या 12 घंटे का टाइम अलॉट किया है, जो कि आपको क्लासेस में मतलब जो भी आपको प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा उसको 12 क्लास मिनिमम इसके लिए लेना है, वो ज़्यादा भी ले सकता है। ठीक। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दूसरी यूनिट के लिए 10 क्लास होते हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को हमें समझाने के लिए 11 घंटे की ज़रूरत है। और उसी तरीके से जो फोर्थ यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसको अंडरस्टैंड कराने के लिए आपको 12 आवर की ज़रूरत है। मतलब ये लगभग 40, 44, 45 आवर का मटेरियल आपको आइडियली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझाने के लिए दिया जाता है। हम अपने प्लेटफॉर्म पे क्या कोशिश करते हैं कि चीज़ों को स्पेसिफिक रखते हैं, फाउंडेशंस को बिल्टअप करते हैं और इस वॉच आवर को, इस स्टडी आवर को कम करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम वीडियोज़ में इन चीज़ों को, या इतने जो 45 घंटा 44 घंटे का जो टाइम एनईपी ने यहाँ पे दिया हुआ है उसको जस्ट हाफ करके 20 घंटे 22 घंटे में हम इस कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मतलब 20 से 22 लेक्चर में मैं चाहूँगा कि हर यूनिट के लगभग 5 लेक्चर अगर मैं हर यूनिट के बनाता हूँ तो लगभग 20 क्लास में आपका ये पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। बट ये पेपर चैलेंजिंग है, डिमांड करेगा और मे बी हमें कुछ वीडियो एक्स्ट्रा भी बनाने पड़ सकते हैं और वीडियोस के लेंथ एक सफिशिएंट अमाउंट पे होंगे। अब ये छोटा टॉपिक सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के जैसा फिजिक्स नहीं रह गया है। आपको चीज़ें अंडरस्टैंड कराने के लिए मुझे भी उतना मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी उतना मेहनत करना पड़ेगा। आपको विजुअलाइजेशन के लेवल को अब अपने बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा। आप जो चीज़ें विजुअलाइज करते हैं उनकी सीमा अब आपको और बढ़ानी पड़ेगी। द कोट ऑफ द आइंस्टाइन, विजुअलाइजेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपको इसको बार बार फिजिक्स पढ़ते समय अपने माइंड में रख के चलना है। तो हमारी कोशिश है कि 20 घंटे एवरेज में ये सिलेबस मैं आपके लिए ख़त्म करूं। हर यूनिट से 5 क्लास का टारगेट रहेगा, बड़े क्लासेस रहेंगे डेफिनेटली। होप कुछ यूनिट में आगे पीछे ये चीज़ें भी हो सकती है। एज मैक्सिमम टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। पैटर्न वैसे ही रहेगा, हर यूनिट के कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ का नोट्स आपको बल्क में मिलेगा। मैं इंडिविजुअल हर क्लास के पीडीएफ आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे पीडीएफ को रखने में बहुत सारा मिक्सचर जैसा हो जाएगा और वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आपको पता है, जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि भाई हमारा यूनिट जैसे ही कंप्लीट होता है वो उस यूनिट से रिलेटेड लास्ट वीडियो आने के साथ ही हम पीडीएफ को कंबाइन में बना के आपको यूनिट वाइज दे देते हैं। और जैसे ही पूरा कोर्स कंप्लीट होता है उसका एक सिंगल फाइल भी पिछले सेमेस्टर से मैंने देना शुरू कर दिया है। उन बच्चों के लिए वो काम आ जाता है। मैं फिर से कहूँगा कि नोट्स का सीट इस तरह से बनाया जाता है कि एक तरफ मैं वर्क करता हूँ, इस क्लास में जो हम पढ़ाई करते हैं वो नोट्स होते हैं और उसके साइड में एक ब्लैंक एरिया छूटा रहता है। तो जो बच्चे इस नोट्स को प्रिंट कराते हैं उनको उस ब्लैंक वाले एरिया में अपना जो भी कीवर्ड है, अपना याद करने का जो भी शॉर्ट हैंड है या कुछ नई चीज़ें आप जो जानते हैं उसको पेन से लिख के उस नोट्स को वहाँ पे लिखना है। मेरे नोट्स में बहुत सारे या चारों ओर उस पेज में स्पेस रहते हैं। उन स्पेस पे आप अपने की पॉइंट्स को लिखते चले जाइए। जो नई चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आए हुए हैं, उन सारी चीज़ों के लिए वो स्पेस बनेगा। तो आपके और मेरे द्वारा जब वो कंबाइन नोट्स आपके लिए बनेगा तो आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। आप फिजिक्स की फील्ड में जैसे भी जितनी भी आगे पढ़ाई करेंगे, हायर फिजिक्स लेवल पे जाएंगे तो वो आपका काम आएगा। आप बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स नेट वगैरह में वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक आउटलाइन है जो कि पहले से ही मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है। और पेशेंस रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको। अगर आप अच्छी चीज़ें जानना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि जल्दी जल्दी में अगर आप हड़बड़ाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि आपके कॉलेज का इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है और इंटरनल एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए मैं बहुत सारे मटेरियल्स रफ टफ जैसा भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूं और आपको सिर्फ मार्क्स मिल जाए, तो वो मेरा पर्पज़ नहीं है। मैं बार बार फिर से सभी स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा टारगेट है आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज आपके सिलेबस का देना, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम में निकलवा के देना। तो फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आप पा सकते हैं। इंटरनल आपका टीचर के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आप कैसे उस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, लिखते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं क्योंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है और हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग टाइम पे इंटरनल होता है, तो प्लीज़ आप इंटरनल को लेके यहाँ पे
उस तरह से रश नहीं पैदा करेंगे कि भाई ये चीज़ जल्दी हो जाए या ये चीज़ जल्दी हो जाए। मैं फिर से कहूँ, आप सभी एक चैलेंजिंग लेवल के फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में अब एंटर कर रहे हैं इस 5th सेमेस्टर में, जिसका टाइटल इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स रहेगा। ये टॉपिक्स, ये पेपर ऐसे हैं कि 90% टीचर्स इसको पढ़ाने से बचते हैं, और जो टीचर्स पढ़ाना चाहेंगे वो आपको फॉर्मेलिटी कर देंगे। कुछ बहुत अच्छे टीचर्स बच्चों को आपको आपके कॉलेज में मिलेंगे जो कि इसको आपको बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ाएंगे, ये दोनों ही सब्जेक्ट। क्वांटम मैकेनिक्स तो कोई पढ़ा भी देगा, बट न्यूक्लियर फिजिक्स तो लोग छूते नहीं हैं, उससे बिल्कुल दूर भागने की कोशिश करते हैं, बोलेंगे कि आप कहीं से नोट्स ले लीजिए, पढ़ लीजिए, और आपका पूरा लाइफ लॉन्ग कॉन्सेप्ट वो लोग ख़राब करेंगे। तो हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, हम बहुत स्पेसिफिक बात करते हैं, स्पेसिफिक हम अपने क्लासेस में रहते हैं, कोई कहानी, किसी टाइप की पॉलिटिक्स, किसी टाइप का कोई ज्ञान का लेक्चर बहुत लंबा हम नहीं लेके जाते, हम टू दी पॉइंट अपने बात पे रहते हैं, और उन्हीं चीज़ों को हमारा मैक्सिमम पर्पस अपने माइंड को ओपन रखते हुए फिजिक्स को अधिक से अधिक सीखना है, ताकि आपका एक ओवरऑल ग्रोथ आपके माइंड का हो सके एक साइंस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो आज के क्लास में मैं इस सिलेबस के एक एक यूनिट का जो वर्ड टू वर्ड सिलेबस है, वो तो मैं यूनिट जब चालू करूँगा हर यूनिट को, तो वो तो मैं आपको समझाऊंगा ही। यहाँ पे टाइटल जैसे दिया हुआ है, 4 यूनिट हैं, और आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं ना, और ये एक एक टॉपिक अपने आप में ठीक ठाक लेवल का फाउंडेशन और कंसेप्ट फिजिक्स का रखता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें, मैं कौन सा रिसोर्स यूज़ करूँगा, किस तरह के रिसोर्स यूज़ करूँगा, तो मैं अथेंटिक इंग्लिश मीडियम की किताबें यूज़ करता हूँ। हिंदी मीडियम के जो भी हल्के फुल्के रिसोर्स होते हैं उसको देख के हमारा कंसेप्ट बनाने की आपको कोशिश होती है। ठीक, तो जैसे उदाहरण के लिए ये वो कुछ किताबें हैं जिनका उपयोग मैं कर रहा हूँ आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। तो क्या ये तीनों किताब और भी बुक है, और भी किताबें हैं, डिग्री स्टूडेंट फॉर दी हायर लेवल स्टडीज़ जो एस चंद पब्लिकेशन की है, मैं वो बुक भी यूज़ करूँगा। तो क्या आप लोगों को ये बुक परचेस करना है? क्या नहीं करना है, मत करिए। ये सारी इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स बाय अरलूदास, और ये है आपके सत्य प्रकाश के द्वारा लिखा गया है, और ये एस.सी. वर्मा जी के द्वारा लिखी गई क्वांटम मैकेनिक्स है। तो मैं आपके सिलेबस की चीज़ों को इन रिसोर्सेज से कंस्ट्रक्ट करके जितना आपको सीखना है बेस्ट ऑफ वे में, उन चीज़ों को आपको डिलीवर करता हूँ। कुछ और भी किताबें मैंने बताया, जैसे एस चंद पब्लिकेशन की जो बुक है इंग्लिश मीडियम की, वो भी यूज़ करूँगा। हिंदी मीडियम की अगर कोई किताब मेरे को लगेगी कि वो बेटर उसमें कंटेंट दिया हुआ है, उन चीज़ों को डालता हूँ। लेकिन ये फाउंडेशन किताबें हैं, आपको इसको परचेस नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके लिए बहुत बर्डन। ये मोटी मोटी हायर लेवल फिजिक्स की किताबें हैं, मैं सिर्फ इससे आपके लिए नोट्स बनाता हूँ। अब नोट्स कैसे बनता है भाई? नोट्स मैं बनाता हूँ हिंदी में, जैसे बहुत सारे बच्चों को कंसर्न रहता है कि सर इंग्लिश में बताइए, इंग्लिश के चीज़ें यूज़ होंगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे पुअर बैकग्राउंड के और जो डीप एरिया के कॉलेजेस के बच्चे हैं, उनको वो हिंदी मीडियम के हैं, मतलब हमारे बीएससी पढ़ने वाले बच्चे जो हैं 90-80% जो बच्चे हैं वो डीप ट्राइबल या उस तरफ रहते हैं, तो हिंदी मीडियम के हैं। तो नोट्स ना तो किसी किताब का एज इट इज़ मैं छाप के आपको बना रहा हूँ, वो तो एक कंसेप्ट का बिल्टअप आपके लैंग्वेज में बनाने की कोशिश है कि एक स्टूडेंट जब पेपर में बनाता है तो कैसे बनाता है। मैं एक्सप्लेनेशन जब करता हूँ तो उसको इंग्लिश के सारे टर्मिनोलॉजी वहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो भाई इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो उस नोट्स को अंडरस्टैंड करके जो जो स्टेटमेंट उनको इंग्लिश में लिखना है, आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, आसानी से आपको पढ़ा जा सकता है। क्योंकि एक नए तरीके से प्योरली इंग्लिश मीडियम में मैं बताऊँ उन चीज़ों को, वो डबल वर्क हो जाएगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे उससे। अच्छा, इस पेपर में जैसे क्वांटम मैकेनिक्स हो गया और न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया ना, इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, मैथ्स जैसे इक्वेशंस हैं, डायग्राम हैं, जो फॉर्मूले निकल के आते हैं वो हैं, तो उसमें फिर लैंग्वेज का कोई बर्डन भी नहीं रहेगा, है ना। हम जब इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़ते हैं तो क्या हिंदी और क्या इंग्लिश, बट मैं ये जरूर कोशिश करूंगा भाई कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड भी यूज़ करूँ। बाईलैंग्वेज अगर समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो का लेंथ भी बहुत बढ़ जाएगा। तो आप, हम दोनों साइड से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए धीरे धीरे इन चीज़ों को आगे लेके जिस्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि वो नोट्स जब जाए तो आप चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, दोनों का भला हो जाए भाई, है ना। हमको ये ना लगे कि केवल एक तरह के लोगों के लिए हम स्पेसिफिक चीज़ों को बना रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पे जो आप किताबें देख रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ इनका यूज़ करके आपके सिलेबस को समझाता हूँ या उस चीज़ के लिए मटेरियल रेडी करता हूँ। आपका मेन पर्पस है इस पे स्ट्रिक्ट रहना। ये जो 4 यूनिट के सिलेबस दिए हैं, आप इससे एक
पग भी आपको आगे पीछे नहीं डोलना है। अगर आप वो सब किताब खरीद लोगे तो उसमें इससे भी ज़्यादा की दुनिया जहाँ की चीज़ें होती हैं। तो मैं हर यूनिट के मटेरियल आपको उस तरह से आपको प्रोवाइड तो कराऊंगा। ठीक, तो ये रही उस रिसोर्स की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं इस फाउंडेशन, इस क्वांटम मैकेनिक्स के आज के क्लास में मैं इसकी फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा। मैं सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन की ही बात करूंगा ऐसा नहीं है, मैं साथ ही साथ न्यूक्लियर फिजिक्स के भी फाउंडेशन की बात करूंगा, क्योंकि हम इस सेमेस्टर में अपने प्योरली हायर लेवल फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं, जो कि चैलेंजिंग भी है। तो इसको स्टार्ट करते हैं अपन। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, क्यों पढ़ना है? आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारा चीज़ सुना होगा। आज तो क्वांटम कंप्यूटर भी बनता है, जो कि सुपर कंप्यूटर से भी बहुत फास्ट चीज़ है। और मॉडर्न चीज़ों को पढ़ने के लिए क्वांटम चीज़ों का यूज़ करते हैं। क्या है ये क्वांटम, ये दिमाग में रहना चाहिए। केमिस्ट्री में कभी कभी आप लोग पढ़े होंगे कि क्वांटम नंबर होता है ना। थर्ड सेमेस्टर जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला जो पेपर हम लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में जिन बच्चों ने पढ़ा है फिजिक्स में, वहाँ पे हम लोगों ने प्लांक का रेडिएशन लॉ पढ़ा था। तो मैक्स प्लांक वो आदमी था जिसने इस अवधारणा की व्युत्पत्ति दी है, जिसने इस क्वांटम शब्द का यूज़ किया, या इसका उसे हम फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। उस लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ को बताया था। इस पर्टिकुलर मैक्स प्लांक जी का वहाँ पे फोटो भी मैंने डाला हुआ था, थंबनेल में भी आपको दिख जाएगा कि ये भाई उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इन्होंने फाउंडेशन तैयार किया था। फिर ये कुछ लोग हैं जिनका आज मैं यहाँ पे जो फाउंडेशन, जो इसको हम कहेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स या इस मॉडर्न फिजिक्स को बनाने वाले ये लोग हैं, इनके योगदान से आज हम नई एक दृष्टिकोण से फिजिक्स को पढ़ सकते हैं, फिजिक्स को समझते हैं, उनको जानते हैं। तो सबसे पहला नाम उसमें मैक्स प्लांक का आता है, जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दिया था। उसके बाद ये अल्बर्ट आइंस्टाइन है। नील्स बोर का भी बहुत योगदान है। आप लोगों ने बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा ही होगा, आप जानते हैं। लुईस डी ब्रोगली, तो ब्रोगली ने मैटर वेव का हाइपोथेसिस दिया था, ये भी हमको पढ़ना है, इनके भी योगदानों को पढ़ना है। मैक्स प्लांक के इन सब के इक्वेशंस, इन सब से दिए हुए थ्योरीज, इन सब के द्वारा दिए हुए एक्सपेरिमेंट्स, इनके रिजल्ट्स को आपको इस पेपर में पढ़ना है। और आगे चल के एडवांस जब क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है, आगे जब चलेंगे तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ भी इन चीज़ों का उपयोग होना है। मैक्स बॉर्न, ठीक, तो टॉप 10 फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में वर्क किया है, तो उनके सारे टॉपिक्स इस पेपर में हैं। ये एक ओवरव्यू है, एक इंट्रोडक्शन है कि भाई आप किसी छोटी मोटी चीज़ में डील करने नहीं जा रहे हैं। अब आप पूरे एंटायर फिजिक्स वर्ल्ड या भौतिक जगत की सीमा से परे जाने वाले इक्वेशंस, उनके परिस्थितियों के बारे में जानने का एक आधार अब आप शुरू कर रहे हैं। ठीक, द नाउ द मोर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट जिन्होंने इस क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में योगदान दिया है, पाउली डिराक एक मैथमेटिशियन है और जिन्होंने बहुत सारे हायर लेवल के इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स के दिए हैं। वर्नर हाइजेनबर्ग, इससे रिलेटेड बड़े मार्क्स के क्वेश्चन इनके योगदान से आपको इस पेपर में आपको पढ़ने मिलेगा। अनसर्टनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत और उसके मैट्रिक्स रिलेशंस को इन्होंने बताया है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बच्चे केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, किस तरह का बिहेवियर होता है, वो उन्होंने बताया है। श्रोडिंजर, मैक्स प्लांक के बाद अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स को पूरा पूरा आकार दिया है तो वो एरविन श्रोडिंजर है। ठीक, इनके ही इक्वेशन से उन पार्टिकल्स के बिहेवियर को हम पढ़ते हैं जो क्वांटम पार्टिकल कहलाते हैं। नॉर्मल गति के समीकरण क्वांटम पार्टिकल पे नहीं लागू होते। नॉर्मल गति के समीकरण मतलब जो न्यूटन ने गति का समीकरण दिया है, जिसमें वेग, त्वरण, संवेग वगैरह ये सब जो होता है, मोमेंटम होता है, एक्सेलरेशन होता है, टाइम होता है, वो सब से हम क्वांटम पार्टिकल की स्टडी नहीं कर सकते। तो उसके स्टडी को करने के लिए हाइजेनबर्ग और श्रोडिंजर ने जितना योगदान इस फील्ड में दिया है वो बहुत 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 ज़्यादा है। तो ये वो उन अवकल समीकरणों का संग्रह हमें प्रदान किया इन्होंने, इन मैथमेटिशियन ने, जिसके आधार पे आज पूरा पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन टिका हुआ है। और रिचर्ड फैमन, जिसके थ्रू हम बहुत सारे हायर लेवल प्लाज्मा या क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की चीज़ों को पढ़ेंगे, उन चीज़ों को जानेंगे। तो ब्रोगली से लेके मैक्स प्लांक के स्टार्टिंग से लेके अल्बर्ट आइंस्टाइन के योगदान को लेते हुए इन सारी चीज़ों को हमको आपके ही पेपर में इन सभी लोगों का योगदान और बड़े बड़े डेवलपमेंट थ्योरीज को आपको पढ़ने का मिलेगा। ठीक, तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पेपर को, इस सब्जेक्ट को बनाने में अपना योगदान दिया है। और अभी के समय में और कुछ मॉडर्न लोगों की नाम अगर मैं यहाँ पे लूँ तो जो स्टीफन हॉकिंग्स थे, उन्होंने क्वांटम को और अलग लेवल पे लेके गए हैं
और बहुत सारे अभी रिसेंट वर्क करने वाले लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स पे मिला हुआ है। तो ये सारे इक्वेशन, प्लांक की क्वांटम थ्योरी, आखिर क्वांटा है क्या, फोटॉन होता क्या है, उन सारी चीज़ों का एक फाउंडेशन आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। ये उन लोगों को का एक इंट्रोडक्शन है जिनके दिए हुए चीज़ों को हमें अपने पेपर में पढ़ना है। इसलिए एक व्यू आप अपने माइंड पे ज़रूर रखें कि आप छोटा मोटा चीज़ नहीं पढ़ने वाले, आप पूरी पूरी भौतिक जगत को हिला देने वाली परिघटनाओं के बारे में जानेंगे। अपने माइंड के भी अभी तक के सोच समझ को हिला देने वाली चीज़ों को आप इस सेमेस्टर में आपको जानने का मौका मिलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक, ओके, चलिए। तो ये एक इंट्रोडक्शन जैसा ऐसा चीज़ था। अब मैं अपने प्रॉपर जिस मोड में मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, उस मोड में मैं अपनी इस कोर्स की जर्नी को स्टार्ट करता हूँ। आज का क्लास मेरा फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का आधार कहाँ से बना, किस तरह की चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है, क्या वो चीज़ है जिससे हम इस पर्टिकुलर पेपर को जानने के बाद फिजिक्स के किस दौर पे आगे जा सकते हैं, किन किन चीज़ों की पढ़ाई इस कंसेप्ट को यूज़ करके होती है, चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड हो या क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड चीज़ें हों, उसको अब मैं अपने जो प्रॉपर नोट्स वे में जो शीट हम बनाते हैं उस वे में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आपको फाउंडेशन बनाते हुए चलना है क्योंकि पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स और ये रिलेटेड है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स, जैसे आपको पता है ना, अवकलन नहीं बनता जिस बच्चे से, उससे समाकलन भी नहीं बनता। तो आप समझ लीजिए अब इसके आगे वाले जितने फिजिक्स के पेपर, चाहे वो 6वें सेमेस्टर का पेपर हो, 7वें सेमेस्टर, 8वें सेमेस्टर या एमएससी अगर आप करें, अगर आपको क्वांटम मैकेनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स की चीज़ें नहीं आती तो आगे की चीज़ें आप उसी तरीके से हो जाएंगी, आप नहीं समझ पाओगे। सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप, मॉडर्न इलेक्ट्रोडायनेमिक्स नहीं पढ़ पाओगे आप। तो जो अगले सेमेस्टर में आने वाले पेपर हैं उनका ये बेस बनाएंगे ये लोग। तो आपको बहुत केयरफुल रह के सीखना है। मैं उस बच्चों के लिए, वो बच्चे भी मुझे प्यारे हैं जो सिर्फ परीक्षा में पास होना चाहते हैं, जिनको कुछ आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए रहता है, तो भैया तुम लोग मिलना मेरे को पेपर से पहले पहले, उन तुम लोगों के लिए भी मटेरियल रहेगा। अभी ये चीज़ उन बच्चों के लिए है जो कि एक आइडेंटिटी अपनी माइंड के लेवल पे अपने चैलेंज को, अपने माइंड को ग्रो आउट करते हुए फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट। अगर आप अभी चाहेंगे कि अभी मैं बस जैसे तैसे पास हो जाऊं, तो इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए बाद में आपको कोचिंग करनी पड़ेगी महंगी जगहों से। आप जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, फिजिक्स के लिए नेट की कोचिंग करेंगे और हाई लेवल गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, और आपको वहाँ पे इन्हीं चीज़ों को आखिर सीखना ही है। बिना सीखे कोई भी पढ़ाई की चीज़ें फलेंगी नहीं। अगर जो बच्चा अगर आज यहाँ पर कहीं से जुगाड़ करके या किसी तरीके से इम्पोर्टेंट करके पढ़ाई करके पास हो जा रहा है, तो उसको उतना सक्सेस नहीं मिलेगा जितना एक बहुत कम नंबर एवरेज तरीके से फिजिक्स को सीख के पास होने वाला स्टूडेंट प्राप्त कर लेगा। तो इन चीज़ों को, नेचर की एनर्जी को आप अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करिए और उस तरीके से लर्निंग करिए। अपने आप पे इन्वेस्ट करने का मतलब होता है सीखिए, चीज़ों को सीखिए, और सिखाने के लिए हमसे जितना होगा, हमारी बुद्धि की जितनी क्षमता है, हम पूरी की पूरी आउटपुट आपको देने की, हम उसके लिए आपके लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अब अपने सीट्स के मोड पे आपको इसको आज के फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगेन हम अपने मोड पे आ चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर हमें पढ़ाई करना है। यूनिट 1 हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइटल है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी से रिलेटेड बड़े मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन भी आएंगे, और आपको लर्न करते भी चले जाना है। मैं सरसरी तौर पे आपके सिलेबस को एक बार मैं चीज़ों को वर्णन कर देता हूँ, फिर मैं आज के फाउंडेशन क्लास को चालू करूँगा। क्वेश्चन आंसर के बेस पे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे जरूर मिलेंगे। तो लिमिट्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स की लिमिट क्या है, किसी चीज़ की लिमिट। क्लासिकल मैकेनिक्स कहने का मतलब है पुरानी फिजिक्स, जो पूर्व में पढ़ते आए आप, न्यूटन लो ने दिया, उधर से जो 16वीं शताब्दी, 17वीं 18वीं शताब्दी, प्रथम विश्व युद्ध के पहले पहले वाली चीज़ें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले पहले तक जितनी फिजिक्स चली वो सब क्लासिकल मैकेनिक्स हैं। थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल कॉन्सिक्वेंस क्या थे उसके क्या एक्सप्लेनेशन थे, क्वांटम तरीकों से, जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे समझाया गया, प्लांक के नियम के बारे में आपको जानना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिससे आजकल बहुत सारा बिजली हम बना रहे हैं, जिससे सोलर पैनल चलता है, उसके बारे में अपन को डेप्थ में जानना है। आइंस्टाइन ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। कॉम्पटन इफेक्ट, एक्सरे का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन ये बताता है, एक्स किरणें जो होती हैं उससे रिलेटेड एक फेनोमिना डिटेल में पढ़ना है, बड़े मार्क्स से क्वेश्चन आता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लो टेम्परेचर, ये अपने आप में थर्मोडायनेमिक्स का सॉलिड स्टेट फिजिक्स का टॉपिक है,
शॉर्ट नोट्स के तरीके पे आपको उनको यहाँ पे जानना है बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर्म में। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी मेन खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि ये यूनिट का टाइटल ही वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ये वाला आपको यहाँ से हम चालू करेंगे। एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मैटर वेव्स, आखिर ये पदार्थ का द्रव्य तरंगें क्या होती हैं। बोर्स का फोटो मैंने आपको पहले दिखाया अब यहाँ पर। तो बोर कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल क्या था, उन्होंने किस तरह से दिया, न्यू मॉडर्न फिजिक्स थ्योरी में करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया। कंसेप्ट ऑफ वेव का पैकेट क्या होता है, वो क्या होता है उसे हमें समझना है। टाइम के आधार पे वो कैसे स्प्रेड करेगा वो हमें सीखना है। गॉसियन वेव पैकेट क्या होगा, फेज और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा, वो जो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग फेज और ग्रुप वेलोसिटी पढ़े वो नहीं, क्वांटम पार्टिकल के लिए फेज और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा वो हमें जानना है। डी ब्रॉगली जी का फोटो भी मैंने आपको दिखाया है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, क्या कंसेप्ट उन्होंने दिया था, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के आधार पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैटर वेव के लिए कैसे हम निकालेंगे। इतनी चार चीज़ों को हमारे इस फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है। ठीक ठाक लेवल के टॉपिक्स हैं। लिमिट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं पॉइंट वाइज थ्योरेटिकल वो में, और कॉन्सिक्वेंस और उसके एक्सप्लेनेशन में ये जो ब्लैक बॉडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जनरली पूछे जाते हैं, तो वो मैं कवर करूँगा। ठीक, अब मैं चालू करता हूँ हमारे जानना कि आखिर ये क्वांटम मैकेनिक्स है क्या, कितने लेवल के दायरे तक आपको ये लेके जाएगा, किन किन चीज़ों पे ये अप्लाई होगा, और इसका मूल क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, कैसे इसको जानें, कैसे इसको समझें, और किस लेवल पर ये जाएगा उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई मैं सबसे पहले चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ हमारे बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के आधार पे, जो टाइटल हमने दिया हुआ है यहाँ पे, क्वांटम फिजिक्स फाउंडेशन ओवरव्यू। मेरे आज के क्लास का टाइटल है फाउंडेशन ओवरव्यू। एक एक स्टेप करके मैं चीज़ों को चालू करता हूँ। विजुअलाइजेशन का बटन अपना ऑन रखना भाई दिमाग में, है ना, ताकि आप चीज़ों को विजुअलाइज कर सको। रफली मैंने डायग्राम कुछ ड्रॉ किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अर्थ के बारे में। बहुत कुछ जानते हो आप लोग, बेसिक चीज़ें मैं आपको बता, आपको पता है ना अर्थ पे हम लोग रहते हैं सब लोग, है ना, जिसमें 71% वाटर है और 29% हमारे पास ज़मीन है, मतलब सॉलिड जगह है, ज़मीन जिसको बोल सकते हैं आप, वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सन, सूर्य से हमारी पृथ्वी की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। क्यों बता रहा हूँ भाई, ये जनरल नॉलेज जैसी चीज़ें, फोटोन के नज़रिए से, फोटोन की स्टडी आप इसी डिस्टेंस वाइज चीज़ों को लेके करेंगे। ओरिजिन हम जानना चाहते हैं, तो भाई अभी आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, पृथ्वी में और क्या चीज़ है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% और डिफरेंट गैस है, नोबल गैस जिसको बोलते हैं, आर्गन वार्गन, जिसमें ओजोन ओजोन सब इसी में आ जाता है। तो एक प्यारा सा छोटा सा प्लेनेट है जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसका नाम अर्थ है, जिसका 70% एरिया पानी है। उसके बाद हम चीज़ों को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो अगला जो हम लोग जहाँ रहते हैं, जिस परिवार के हम लोग सदस्य हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर सिस्टम। ठीक, सौर मंडल, इसका उम्र कितना है जी, लगभग 4.5 अरब वर्ष। ठीक, 4.5 अरब। ठीक, करोड़ के बाद अरब आता है, अब इकाई दहाई करेंगे तो, है ना, तो 4.5 और करोड़ के बाद अरब में जितने जीरो लगते हैं उतना साल, उतना हमारे सोलर सिस्टम का एज है, उम्र है। ठीक है, 99% जो द्रव्यमान है, पूरे सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ, 99% जो वजन है, जो द्रव्यमान है, जो पदार्थ है हमारे सोलर सिस्टम का, वो कवर्ड बाय सन, मतलब वो सन का मास है। सूर्य का जितना द्रव्यमान है, जितना उसका है, वो पूरे सोलर सिस्टम का 99% है, और बाकी जो 1% जो बचता है वो इन प्लैनेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इन सभी प्लैनेट्स के द्रव्यमानों को अगर मिलाएंगे तो वो पूरे सोलर सिस्टम का सिर्फ 1% है। 99% ऑफ मास किसके पास है, हमारे सन के पास है। ठीक, सन क्या है जी, अच्छा, और ये कौन से फोर्सेस से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कौन से प्रोसेस से, ये जैसे छोटा छोटा डॉट मैंने बनाया है जी, है ना, ये बुध है, शुक्र बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो चार जो प्लैनेट हैं पृथ्वी मंगल तक, वो इनर प्लैनेट हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये बाहर के एक्सो प्लैनेट कहलाते हैं। ठीक, अभी और मैं अलग मोड में अभी आपसे इसके बारे में चर्चा करूंगा। ओरिजिन ऑफ फोटोन के बारे में बात करनी है, क्योंकि ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करनी है। सूर्य क्या है, अपने आप में कलेक्शन ऑफ प्लाज्मा है, जिसका उम्र कितना है जी, जितना उम्र हमारे सोलर सिस्टम का है, 4.5 यहाँ पे आपका अरब है ना, आपका यहाँ पे बिलियन ईयर आ जाएगा। ठीक है, वर्ड आप। और क्या चीज़ है, चुंबकीय गतिविधियों में परिवर्तन, हर 11 सालों में इसके पोल्स पे, पोल्स कहने का मतलब है कि ध्रुवों पे
चुंबकीय गतिविधियों में परिवर्तन होती है जिससे सौर पवनें चलती हैं। और सूर्य क्या है? अपने आप में एक तारा है, ठीक। तो अर्थ के बाद हमने सूर्य जाना, सूर्य के बाद हम लोगों ने सौरमंडल जाना, बेसिक चीजें हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गैलेक्सी के बारे में आते हैं। अब सन जहां पर है वो है गैलेक्सी, ठीक। गैलेक्सी किस तरह का होता है जी? एक स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्या है? सुपर क्लस्टर है। गैलेक्सी की परिभाषा अगर कोई कहे तो क्या चीज है वो? सुपर क्लस्टर है, मतलब जिसमें जगह, स्पेस, तारे, स्टार्स, गैसें और ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और इसमें डार्क एनर्जी और भी चीजें आ जाएंगी। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन या एक क्लस्टर जो होता है वो क्या कहलाता है? गैलेक्सी कहलाता है। अच्छा, कितनी गैलेक्सी हैं अभी हमारे ज्ञान में? कितनी गैलेक्सी हैं देखने योग्य ब्रह्मांड में? अब इस शब्द का मतलब समझिएगा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जितने यूनिवर्स, कितनी गैलेक्सी है? ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहने का मतलब है कि जितना ब्रह्मांड को अभी तक हम लोग जान पाए हैं, है ना, जितना यूनिवर्स को अभी तक हम लोग देख पाए हैं, जान पाए हैं, उसमें लगभग 200 अरब से 2 लाख करोड़ तक गैलेक्सीज हैं। मतलब 200 बिलियन से लेके 2 ट्रिलियन तक गैलेक्सीज हैं हमारे पास। और पूरे यूनिवर्स में जिसको हम नहीं जानते, ये तो जितना हम लोग अभी तक जाने हैं, जितना ऑब्जर्व कर पाए हैं मैथमेटिक्स के सहायता से, टेलीस्कोप्स की सहायता से, स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करते हुए, उसके आधार पे हमारे पास 200 बिलियन टू 2 ट्रिलियन तक, 2 लाख करोड़ तक गैलेक्सीज की संख्या है, ठीक। ऐसे इसी जैसे एक हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है जी? मिल्की वे है, आकाशगंगा, जिसमें हमारा सन है ना। अभी मैं और अलग मोड में आपको इसके बारे में बताऊंगा। उसकी संख्या इतनी। और अगर हम लोग कंप्लीट यूनिवर्स को माने, जिसको हम लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक, तो उसमें अगर एक अनुमानित संख्या बोले तो हमारे पास 6 से 20 लाख करोड़ तक, 20 लाख करोड़ तक गैलेक्सीज की संख्या हो सकती है या है। इतना तो है ही है, 200 अरब से 2 लाख करोड़ तक गैलेक्सीज तो है ही है हमारे पास, ठीक है। चलिए, अब ये तो बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी हमारी गैलेक्सीज का नाम है आकाशगंगा। अब हम आते हैं कि आखिर गैलेक्सीज क्या है? तो हमने बोला क्या है जी? स्पेस, स्टार्स, गैस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का एक संग्रह है। तो उसमें मतलब एक चीज जो निकल के आई वो है कि उसमें स्टार्स पाए जाते हैं, उसमें क्या होता है? तारे होते हैं। तो अब अगर हम लोग अनुमान लगाएं या जानना चाहें फिजिक्स के आधार पे कि गैलेक्सीज में तारों की संख्या कितनी है, कि एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए हमारे ही मिल्की वे को अगर मैं लूँ, जो कि एक मध्यम आकार की गैलेक्सी है। किस आकार की गैलेक्सी है? छोटे आकार की, मध्यम आकार की। इससे बड़े गैलेक्सी भी होते हैं और इससे छोटे गैलेक्सी भी होते हैं। इसमें हमारे मिल्की वे में 100 अरब से 400 अरब तारे हैं। 100 अरब से 400 अरब तारे हैं, मतलब आप बोल सकते हैं 10 टू द पावर 11 और 10 टू द पावर 12 to 4 into 10 to the power 11 number of stars available in our Milky Way galaxy. So it's a huge of amount of stars in any type of galaxy. तो सिंपल एक मिल्की वे जो मीडियम साइज का है, और ये मध्यम आकार बोल रहा हूँ, बड़े आकार का जो रहेगा उसमें इससे भी ज़्यादा संख्या में रहता है। तो वो तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि अनुमानित जो बड़े आकार की गैलेक्सी होती है, जो बड़े आकार की गैलेक्सी होती है, उसमें अनुमानित 10 टू द पावर 23 तक स्टार्स पाए जाते हैं। इतनी संख्या होती है, जिसमें से एक तारा आपका सन है ना। मैं भी और दूसरे मोड पे आऊँगा, तो ये आपने एक फील किया होगा, चीज़ों को आपने समझा होगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग जाएँ तो एक्सोप्लैनेट एक शब्द आएगा। एक्सोप्लैनेट वो हैं जो अर्थ जैसे होते हैं, सिमिलर टू अर्थ जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद गोल्डी लॉक्स जोन क्या है? पॉसिबल स्पेस है जहाँ पे पानी पाया जा सकता है। अंतरिक्ष के उन स्थानों को गोल्डी लॉक जोन या फिर हैबिटेड जोन कहते हैं जहाँ पे पानी पाया जा सकता है। ओके, अब आते हैं थोड़ी सी जानकारी तारों के बारे में। तारे क्या चीज़ हैं? बहुत सारी हीट या एनर्जी को अपने आप पे रख के चलते हैं। अच्छा चलिए, अभी तक हम लोगों ने सौर मंडल और गैलेक्सीज के बारे में जानकारी प्राप्त की यहाँ तक। उसका एक मोड मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो नाउ स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो नासा के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक लाइव सेटअप है, जिससे हम लोग अर्थ और उसके सारे सोलर सिस्टम के पोजीशंस को लाइव फॉर्म में देख सकते हैं। मतलब डायरेक्ट उस तरह का चीज़ नहीं है, बट अभी क्या पोजीशन है, अलग अलग प्लैनेट की क्या पोजीशन है, सन की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को हम समझ सकते हैं। और ये सोलर सिस्टम इस तरह से है। वो जो बनाते हो आप लोग बचपन में एक तरह से, वो वैसा नहीं है ना, वैसा नहीं है। ये कुछ सिस्टम अलग तरीके से है। जैसे ये
सोलर सिस्टम का ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। बीच में अगर मैं इसको बेंड करूँ आपके लिए, तो ये सन रहा, ये सन है, और ये आपका मरकरी है, ठीक। मरकरी के बाद दूसरे पोजीशन में यहाँ पे है वीनस, हम लोग लाइन से बना देते हैं। वीनस के बाद यहाँ फिर हमारा अर्थ आ जाएगा, ये वाला, ये अर्थ है, ठीक। मार्स अभी दूर है भाई, मार्स का रेडियस वो नहीं है। अच्छा, तो ये जो जितने सारे और रेडियस दिख रहे हैं वो क्या चीज़ हैं? अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्लैनेट को देखना चाहें, सैटर्न वगैरह को देखना चाहें, तो ये हमारा अर्थ है। अभी की ये पोजीशन है, अभी ये लाइव 19 जुलाई को मैं वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 7:10 पे ये अर्थ की पोजीशन है कि ये किस तरह से अभी रोटेशन है। इसके चारों ओर, अर्थ के और चारों ओर आप जो जितना ये लाइनें देख रहे हो, रोटेशन के साथ साथ जितना ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है जी? वो सैटेलाइट्स हैं जो इसको घिरे हुए हैं, जो इसके ओर चारों ओर चल रहे हैं, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज़ के हों या हमारे हों, ये सारी वो चीज़ें हैं। तो अभी देखिए किस एरिया में अंधेरा है, किस एरिया में इवनिंग है, वो सारे चीज़ भी आप इसका यूज़ करके समझ सकते हैं। डिफरेंट पाथ यहाँ पर निकल जाता है, ठीक। तो ये वो एक, मैं सोलर सिस्टम पे आता हूँ। तो अभी तक हमने बात की भाई कि हमारा एक प्लैनेट है, ये प्लैनेट, ये वाला, ये ब्लू कलर का जो इसका रास्ता दिख रहा है, ये हमारे अर्थ का रास्ता है। अगर किसी भी चीज़ को जब आप हम इसमें जाएंगे तो उसके बारे में पूरा जान सकते हैं। जैसे अगर आप मार्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मार्स का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह से रेडिएशन वहाँ पे निकलेगा, ये हमको समझ में आ जाएगा। तो ये प्लैनेट कुछ इस तरीके से है, ठीक। रेड कलर का ये आपको इस तरह का ये देखने को मिलेगा, ठीक। उसके चारों ओर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई है, इसलिए पूरा हमको वो किस कलर का दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो ये मार्स हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य क्वांटम फिजिक्स को स्टार्ट फाउंडेशन बनाने का ये है कि ये जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक, अलग अलग बेंडिंग फॉर्म में मैं देखूँ, चाहे आप जैसा भी देखें, तो ये एक्चुअल पाथ हैं, ये इस तरह के पाथ को ओबे करते हैं। थोड़ा सा मैं इस चीज़ों को छोटा कर रहा हूँ। देखिए ये रहा हमारा मार्स का पाथ, ये वाला जो पाथ है, जैसे ये हमारा जुपिटर है, सॉरी, ये हमारा जुपिटर का पाथ है। ये देखिए ये वाला पाथ, ये देखिए जुपिटर, ये जुपिटर का पाथ है, ये मार्स का पाथ है, ये जो दिख रहा है। सैटर्न, शनि का पाथ ये वाला है, इस तरह से है पाथ, ठीक। मैं चीज़ों को थोड़ा और क्लोज जाता हूँ, और फिर ये वाइजर 1 जो एक अंतरिक्ष यान है, आप गूगल करिएगा कभी, तो वो अभी यूरेनस की कक्षा पे पहुंचा है। ये देखिए यूरेनस की कक्षा है, ये देखिए, इसको मैं बेंड करूंगा तो ये वाली कक्षा यूरेनस की है, ये यूरेनस का पाथ है, और ये नेपच्यून का पाथ है। इसके बाद तो ग्रह खत्म हो जाते हैं, ठीक। चलिए स्पेस को थोड़ा कंट्रैक्ट करता हूँ। ये देखिए इसके बाद ये नेपच्यून हो गया, नेपच्यून के बाद ये न्यू हॉरिजॉन, वाइजर 1 जो अंतरिक्ष यान था, जो आज से 50-60 पता नहीं 70-80-100 साल पहले छोड़ा गया था, वो भी यहाँ पहुँच गया है स्टूडेंट, ये नेपच्यून से भी आगे। और फिर न्यू हॉरिजॉन एक पॉइनर 11, ये भी अंतरिक्ष यान है जो छोड़े गए थे, वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये वाइजर 1 सबसे दूर जा चुका है। चलिए मैं और कंट्रैक्ट करता हूँ, ठीक, इसको कंट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। और तो और वाइजर 2 भी है, ये देखिए यहाँ तक अपन जा चुके हैं, ये पॉइनर है। और अगर चीज़ों को अपन छोटा करते चले जाएं तो अब देखिए हमें सिर्फ क्या दिखता है जी? आसमान में जैसे दूर जब हम लोग रहते हैं तो हमें क्या दिखता है? सन दिखता है। उसके और दूसरे तारों के चारों ओर का जो वायुमंडल दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो चीज़ों को अगर मैं इस तरह से छोटे करते चले जाऊँ तो अब आपको सन दिखेगा। सन दिखने के साथ अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि मैं कंट्रैक्ट कर रहा हूँ, स्पेस को छोटा करते चल जा रहा हूँ मैं अपने सोलर सिस्टम के कंसेप्ट से। तो बहुत सारे तारे आपको दिखाई दे रहे हैं, जो छोटे छोटे डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, वो न्यूमरस नंबर ऑफ तारे, वो स्पेस था। और फिर ये सन है। और सन कहाँ है? सन कहाँ है बोलते हैं हम लोग? मिल्की वे गैलेक्सी में है ना। तो ये रहा वो गैलेक्सी, ये देखिए, ये हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे वो गैलेक्सी है जिसके इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमारा सन है, इस पोजीशन पे ऐसा। और गैलेक्सी के केंद्र पे क्या है? ये गैलेक्सी एक स्पाइरल तरह की होती है, स्पाइरल शेप की होती है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, जहाँ के इस पोजीशन पे, इस किनारे वाले थोड़ा आउटर एरिया में हमारा सन यहाँ पर है। और एक गैलेक्सी में कितने तारे होते हैं? सूर्य जैसे कितने तारे होते हैं हमने अभी देखा, 10⁻11 से लेके 10⁻23 तक तारे उस पर्टिकुलर गैलेक्सी में हो सकते हैं, जिसमें एक हमारा सन है, ठीक। और इसको अगर अपन छोटा करते जाएं तो ये एक गैलेक्सी का स्ट्रक्चर हुआ, जिसमें ये सन आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी सन के चारों ओर वो हमारा सोलर सिस्टम है। अब मैं रिवर्स मोड में जाता हूँ, रिवर्स मोड में जाता हूँ मतलब मैं चीज़ें बढ़ाते जा रहा हूँ। ये सन रहा, फिर चीज़ें बढ़ा रहा हूँ मैं, और जूम करते हुए हम सन की ओर जा रहे हैं। तो सन की ओर आप जाते जाइए,
इस गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं और उन डिफरेंट तारों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, मैं अभी और आऊँगा उस पर। ये जब आसमान खाली रहता है, हम अपने धरती से देखते हैं तो ऐसा काला काला और रात के समय में और ऐसे छोटे छोटे डॉट दिखाई देते हैं हमको, जो कि बहुत सारे तारे होते हैं। और जब हम और क्लोज जाते जाएंगे इसमें, तो अपन इसको उस ओर जा रहे हैं ना, सन की ओर। जैसे अब फिर वापस अगर सन सोलर सिस्टम की ओर अपन चलें तो आपको वो चीज़ें प्राप्त होती मिलेंगी, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं ना, उस विजुअलाइजेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग ये ऐसे देखिए धीरे धीरे अब हम लोग सोलर सिस्टम के पास जा रहे हैं ना। आप चीज़ों को समझिएगा फिर से। ये जो पॉइंटर वाइजर 1 वाइजर 2 न्यू हॉरिजॉन, ये जो वो सैटेलाइट है जो मैक्सिमम डिस्टेंस तक ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, जो स्पेस में जा चुके हैं। इससे आगे तक हम कहीं नहीं गए हैं ना, वो भी बहुत बहुत सालों से पहले हमने छोड़ा हुआ है, ठीक। चलिए ये इस तरह से जैसे जैसे पास जाएंगे तो आपको ये दिख रहा है यूरेनस है, ये सैटर्न आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन मार्स आपको दिखेगा, ये जुपिटर दिखेगा, फिर मरकरी, वीनस और सन, अर्थ, है ना। और फिर करते 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 हम लोग जैसे पास जाएंगे तो ये सन आपको इस तरह से विजुअलाइज होगा, जो कि पूरे हमारे सोलर सिस्टम का कितना परसेंट मास कंटेन करके रखा हुआ है स्टूडेंट, 99% मास ये सूर्य अपने द्रव्यमान में घेर के रखा हुआ है। सूर्य के आउटर लेयर को कोरोना बोलते हैं ना, उसके जो ऊपरी परत को, जो क्षेत्र है जहाँ से अधिकतम रेडिएशन निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। इसीलिए वो जो कोरोना वायरस आया था उसका ऊपरी लेयर जो है बहुत स्ट्रांग था, इसलिए इसी वजह से उसका नाम कोरोना पड़ा था। चलिए खैर वो दूसरी चीज़ है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये एक स्टार है सूर्य, जिसके चारों ओर एक सोलर सिस्टम है। और हर गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार होते हैं, लगभग 10 की घात 11-12 से। अब इससे या उन चीज़ों से जो ऊर्जा स्वयं में उत्पन्न करते हैं, ठीक, वहाँ पे जो निकलता है रेडिएशन, उस चीज़ का वही हमारे क्वांटम फिजिक्स का फाउंडेशन है। तो ब्रह्मांड की वो सारी चीज़ें, गैलेक्सी में उपस्थित रहने वाली वो सारी चीज़ें जो एनर्जी उत्पादन कर रही हैं, जो अपने आप में ऊर्जा को एकत्रित करके रखी हुई हैं, किसी भी प्रकार की ऊर्जा का स्रोत हैं, वो कहलाता है हमारा रेडिएशन, जो निकलेगा अलग अलग वेवलेंथ का। और फोटोन की उत्पत्ति सूर्य के केंद्र पे होती है, जिस पार्टिकल को हम लोग लाइट पार्टिकल जिसको बोलेंगे अभी और मैं सीट्स में आपको समझाऊंगा, वो हमारा कहलाएगा फोटोन। तो इस पर्टिकुलर सतह से, जैसे इसको अगर मैं स्मॉल करूं थोड़ा सा, इस पर्टिकुलर सतह से, कौन सी सतह से, इस सूर्य के इस सतह से फोटोन को, लाइट को, अगर अर्थ को ढूंढें, हमारा अर्थ कहाँ है जी, 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, ये रहा अर्थ, ये रहा सन और ये रहा अर्थ। इस सन से फोटोन को, सन से नहीं, सन की सतह से फोटोन को चलकर अर्थ तक आने में, आप लोगों को पता है ना सूर्य का प्रकाश कितने समय तक आता है जी, छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, 8 मिनट लगभग 20 सेकंड बोलते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड में वो फोटोन जो है आपके अर्थ तक आता है। वो लाइट की स्पीड से आता है और 3 लाख किलोमीटर। बट उस फोटोन का जो जनरेशन होता है, जो क्वांटा है, जो क्वांटम पार्टिकल है, जो फोटोन है, उसका उत्पत्ति जो होता है इस सूर्य के केंद्र पे होता है। और जिस प्रकार से पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे जिस प्रकार से घूम रही है, सूर्य भी अपने अक्ष पे घूमता है। मतलब सूर्य के भी अलग अलग परत हैं चारों तरफ से ऐसा, और ये भी अपने अक्ष पे घूमता है। और एक चक्कर लगाने में लगभग 100 साल लगता है उसको, 100 साल लगता है। और साथ ही साथ सूर्य हमारी गैलेक्सी का भी चक्कर लगा रहा है। और गैलेक्सी के केंद्र में अगर जो जो होता है उसको बोलते हैं ब्लैक होल। जैसे अर्थ जो है कहाँ पे सिचुएटेड है जी, अर्थ गैलेक्सी के एक छोर पे सिचुएटेड है, ठीक। अर्थ जो है गैलेक्सी के एक छोर पे सिचुएटेड है। मैं पूरे स्पेस टाइम को फिर से पीछे की ओर ले जाके आपको गैलेक्सी का वो स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर सन को, जो एक स्टार है, वो भी गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक। हम कंट्रैक्ट कर रहे हैं स्पेस को फिर से, तो हर बहुत सारी चमकीली चीज़ें दिख रही हैं, ये सब स्टार है। और ये लाइव सिचुएशन पे हम लोग देख रहे हैं नासा के द्वारा बनाए गए उस सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर यूनिवर्स पैटर्न पे। तो ये सन जो है इस गैलेक्सी में ऐसे है यहाँ पर, और ये गैलेक्सी का केंद्र जो है मैसिव ब्लैक होल या बहुत सारे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधा है। तो इस सन को, इस गैलेक्सी का भी चक्कर लगाता है ये,
और चक्कर लगाते लगाते, चूंकि ये स्पाइरल मोशन है, इसलिए धीरे 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 वो गैलेक्सी के केंद्र की ओर बढ़ रहा है। तो इसको भी एक चक्कर लगाना होता है और ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सन जो है अपने जो धुरी पर भी घूमता है और साथ ही साथ वो रिवोल्यूशन मोशन भी करता है। तो इस सन के केंद्र पे उत्पन्न होता है फोटोन, जिसको क्वांटम बोलते हैं, जो कि क्वांटा है। इस सन के नहीं, हर प्रकार के स्टार के, अभी इस तारों के बारे में भी हम लोग जानेंगे, इसी सन के नहीं, हर प्रकार के स्टार के केंद्र पे वो बनता है। कौन बनता है जी? फोटोन, जो लाइट का पार्टिकल है। न्यूटन लोगों ने बोला कि लाइट तरंग है, वेव वेव वेव, तरंगे जैसा। इससे पहले वाले पेपर में आप लोगों ने वेव एंड ऑप्टिक्स पढ़ा। हम लोगों ने व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये सब पढ़ा। उसमें माना जाता है कि जो लाइट है वो वेव है। बट यहाँ माना जाता है कि ये जो लाइट सूर्य से निकल के उसके सतह से निकल के आएगी, वो क्या है जी? पार्टिकल है। और उस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे फोटोन या क्वांटा या एनर्जी का छोटा छोटा बंडल है। उसकी उत्पत्ति कहाँ पे होती है? सूर्य के केंद्र पे होती है। उसकी व्युत्पत्ति कहाँ पे होती है? सूर्य के केंद्र पे होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इस सतह से फोटोन को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, जब वो लाइट की स्पीड से चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। लेकिन इस केंद्र से जहाँ पे नाभिकीय संलयन हो रहा है, अभी न्यूक्लियर फिजिक्स आ गया यहाँ पे ना, जिसको भी पढ़ना है आपको, तो मैं दोनों सब्जेक्ट्स के फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नाभिकीय संलयन आपको पढ़ना है, जो सूर्य के कोर में होता है। तो हीलियम और हाइड्रोजन के छोटे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं जी? हीलियम का परमाणु बनाते हैं, और उसके तहत बहुत मैसिव फॉर्म में एनर्जी हमको मिलती है। तो जो फोटोन इस सूर्य के केंद्र पे बनता है, उसको सूर्य की सतह तक आने में, जो केंद्र यहाँ पे नाभिकीय संलयन से अगर कोई एक फोटोन यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसको सूर्य की सतह तक आने में लगभग 1 लाख से 1.5 लाख साल का समय लगता है। 10,000 साल से लेके 1.5 लाख, 1,70,000 साल तक का समय उसको इस कोर तक आने में लगता है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है, इतनी मैसिव एनर्जी है। मतलब जो लाइट आपके पृथ्वी में आज आई है, उसका जन्म आज से लगभग 1.5 से 2 लाख साल पहले हुआ होगा सूर्य के कोर पे, और वो फिर टकरा के यहाँ पे इतने सारे पार्टिकल होते हैं कि एक फोटोन निकलता है और फिर हीलियम से टकरा जाता है, फिर हाइड्रोजन से टकरा जाता है, और ऐसा रैंडम वॉक वो लाखों सालों तक करते रहता है। और जब वो ऐसा टक्कर करते 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 इस सतह पे जब पहुंचता है, तो उधर अब कुछ नहीं है, इधर फ्री अंतरिक्ष है, फ्री स्पेस है। तो ये जो एक आभा दिख रही है आपको, आभा मतलब एक हल्का पीले रंग का फैलाव दिख रहा है, वो फोटोन है, वो लाइट के पार्टिकल, वो क्वांटम है, वो एनर्जी के बंडल हैं, जो अब स्पेस में डीपली फ्री तरीके से घूमेंगे, जो कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वो फोटोन है, यही वो क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन है, जिसको मैक्स प्लांक ने अपना कोर माना था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अर्थ के बारे में जब मैंने आपको बता रहा था, तो मैंने बताया था कि अर्थ से पृथ्वी तक की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और 15 करोड़ किलोमीटर को दूर को तय करने में उसे 8 मिनट लगभग लगता है। तो ये एक उसके बारे में हो गया, फोटॉन्स के बारे में। ये फोटोन ही क्वांटम मैकेनिक्स का फाउंडेशन है। अब मैं तारों के बारे में आता हूँ। ये सूर्य हो गया, ये सबसे हमारे सौरमंडल का एक मध्यम आकार का तारा है। इससे बड़े तारे भी होते हैं, इससे छोटे तारे भी होते हैं। सूर्य की उम्र कैसा है? सूर्य एक अभी नौजवान तारा है, युवा तारा है, युवा। जब ये बूढ़ा होते चले जाएगा, तो इसका आकार बढ़ेगा। जैसे आप बड़े होंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, तो आपका शरीर का आकार वगैरह बढ़ता है, तो उसका भी आकार बढ़ेगा। तो इससे निकलने वाली रेडिएशन की मात्रा, इससे निकलने वाली फोटोन की मात्रा, वो भी बढ़ेगी। उसका बिहेवियर भी बदलेगा, उसका आकार भी बदलेगा, उसका जो तरीका है, फ्रीक्वेंसी है, वो भी बदलेगा। ठीक, तो ये अर्थ हो गया, ये इसका सिस्टम, और ये सन हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो भी सिचुएशन सिस्टम हम लोग देखते हैं इस तरह से, वो उसी तरीके से इसी ग्रह में प्लैनेट है। ये भी मीडियम डिस्टेंस पे है, इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि कौन से एरिया में दिन है, तो ये अफ्रीका वाला एरिया दिन के एरिया पे है, और इसका जस्ट अपोजिट वाला एरिया, जो अंधेरा वाला एरिया है, इस तरफ अब हमारे इंडिया वाला सेक्शन आ जाएगा। और इस तरफ जैसे ही पीछे जाएंगे, तो ये सुबह होने वाली जगहें, जो उल्टी दिशाएं, ये नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये उन दिशाओं पे अभी लगभग लाइट वेव पड़ रही है। तो चलिए अब मैं फिर से अपने सीट पे जाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी इस नासा के
लाइव सेटअप से आप फोटोन की उत्पत्ति के कोर को जान पाए हैं और हर तारे में बनेगा। ठीक, चलिए मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ। ये चीज़ हमने देख ली, अभी आपने ये गैलेक्सी को भी देख लिया, अभी आपने नासा के हेल्प से ये सोलर सिस्टम भी देख लिया, आपने प्लेनेट को भी देख लिया, और फोटॉन की उत्पत्ति को भी आपने जान लिया कि फोटॉन या लाइट का जो पार्टिकल है जिसको क्वांटा बोलते हैं, कण बोलते हैं, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है। कुछ बेसिक जानकारी और हम लोग आज अपने इस फाउंडेशन वाले क्लास में देखते हैं। गैलेक्सीज की संख्या भी आपने देख ली, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है तो उसमें तारों की संख्या, गैलेक्सीज की संख्या। ठीक, तारे, सूर्य हमारा एक तारा है, उसके बारे में जान गए। तो तारे छोटे से लेके बड़े आकार तक हो सकते हैं, उसके कौन कौन से टाइप और नेम है उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। फाउंडेशन, ये न्यूट्रॉन तारे के बारे में न्यूक्लियर फिजिक्स वाले पेपर में डिटेल में पढ़ना है ना, तो ये मत समझना कि मैं यहाँ पे तुम लोग को जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ। न्यूट्रॉन तारा कैसे बनता है, कैसे न्यूक्लियर फिजन होता है, वो डीएससी में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो न्यूट्रॉन स्टार क्या है, न्यूट्रॉन तारे किसको बोलते हैं, सबसे छोटे तारे होते हैं ये तारे जो ब्रह्मांड में है सबसे छोटे आकार के हैं। कितना बड़ा होगा, इसका व्यास जो है 20 किलोमीटर के अराउंड रहता है, इसका जो डायमीटर होता है 20 किलोमीटर के, मतलब एक छोटे शहर के आकार का, जैसे कोई भी शहर हो गया उसके आकार का ये तारा होता है। बट इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें पार्टिकल बहुत ज़्यादा डेंस फॉर्म में इंक्लूड रहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार किसी विशाल तारे के खत्म होने के बाद बचता है। किसी बड़े स्टार की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसका अवशेष बचता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ऐसा नीले रंग का दिखाई देगा, एक शहर के आकार का रहेगा और नीले रंग का दिखाई देगा, और बहुत एनर्जी इसमें होती है। ये तारों के मरने के बाद इससे जो निकल रहा है ना रेडिएशन, ये जो वेव आप देख रहे हैं यही क्वांटम का स्रोत है ना, रेडिएशन है। बहुत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नीले रंग का दिखाई दे रहा है, इसके आगे पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है आपको, अभी हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम लाइनें हैं वो पढ़नी है, तो ध्यान रखेंगे। ये ब्लू कलर का लाइट दिख रहा है, ये इसमें दिख रहा है, एक एग्जाम्पल सा होगा। फिर ये वाइट ड्रॉप बौने तारे क्या हैं, जिसका व्यास पृथ्वी के बराबर है। मतलब जब तारे अपने जीवन के अंतिम चरण में सिकुड़कर सफेद बौने तारे बनते हैं, इसका स्थिति इसमें कोई ईंधन नहीं बचता। जब तारे के अंदर जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो सिकुड़ते सिकुड़ते जब इतने छोटे हो जाते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं बचता है, तो फिर ये आपके पृथ्वी के व्यास के बराबर होते हैं। हम बोल सकते हैं कि व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके बाल वाल सफ़ेद हो जाते हैं, वैसे ही आप तुलना कर सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं लाल बौने तारे। इनका आकार सूर्य के कंपैरिजन में 70% तक होता है। सूर्य का जो साइज है ना उसका 70% होते हैं। सबसे अधिक संख्या में यही तारे पाए जा रहे हैं हमारे यूनिवर्स में, गैलेक्सीज में, लाल बौने तारे। ठीक, इसके बाद आता है येलो तारे या येलो ड्रॉप, पीले बौने तारे। हमारा सूर्य यही है, हीलियम और हाइड्रोजन को मिला के एनर्जी बनती है। तारों का वह समय जब वह अपने जीवन के सबसे स्थिर या कांस्टेंट चरण में होते हैं। मतलब ये सबसे पॉपुलर या युवा या जवान स्थिति है तारे का, जो उसका एग्जाम्पल हमारा या सूर्य है। ठीक, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये तो बूढ़ा वाला स्थिति है, लाल वाला, सफ़ेद वाला तो और बूढ़ा स्थिति है, और ये तो मर जाने के बाद जो अवशेष बचता है वो न्यूट्रॉन तारा है। ठीक, तो ये एक आभा है मृत्यु के पश्चात कि ये बूढ़ापन है, लाल भी बूढ़ापन है। येलो तारा मतलब सूर्य क्या है, ये नौजवान तारा है, ये सबसे युवा तारा है, सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी बनाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में फोटोन या क्वांटम पार्टिकल्स निकालता है। उसके बाद ब्लू एंड रेड जायंट्स, तो ये सूर्य से 10 से 100 गुना बड़े होते हैं। सूर्य जैसे तारा जैसे बूढ़ा होते चले जाएगा तो वो फैलते 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 और बहुत बड़ा हो जाता है। उसका एक एग्जाम्पल आर्क्टूरस है, इसको आप गूगल करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा इमेज इसका। इससे महाविशाल तारे सूर्य से 100 से 1000 गुने जो बड़े हैं, अस्तित्व में है। रीगेल एक तरह का उस तरह का तारा है, इसको आप गूगल करिएगा आपको इमेज दिख जाएगा। और महाविशाल तारे, परम विशाल ब्रह्मांड में सबसे बड़े तारे जो कि 2000 गुना भी बड़े हैं किससे, सूर्य से, युवा स्कूटी ऐसा इसका नाम है। आप इसको गूगल करेंगे युवा स्कूटी तो आपको दिख जाएगा वो तारा। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे कलर की कुछ बात आई है। देखिए शुरुआत हुई है नीला, सफ़ेद, लाल, पीला, ब्लू और रेड मिक्स में बड़ा सा, और कॉम्प्लेक्स पर्पल और पिंक का कॉम्बिनेशन, ये सब जो आए। तो तात्पर्य ये है कि कलर से आप तारों के एज के बारे में हम स्टडी करते हैं, और उस कलर की स्टडी करके, उसके स्पेक्ट्रम को स्टडी करके, उससे कैसे कलर का रेडिएशन निकल के आएगा, किस तरह का फोटोन आपको मिलेगा, किस तरह का क्वांटम पार्टिकल आपको मिलेगा, उसकी स्टडी हम करते हैं। तो ये कलर्स तारों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पे भी फोटोन या रेडिएशन हमको मिलता है। तो जो पार्टिकल ऊर्जा को उत्पन्न करता है, जो बनाता है, वहाँ से जो निकलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, रेडिएशन कहते हैं। जो
जो कि किस रूप में निकलेगा, फोटोन के रूप में। अब मैं इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमारे फोटोन का हो रहा है कि फोटोन क्या है जी। फोटोन प्रकाश और अन्य सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे छोटा अविभाज्य कण, नॉन डिविडेबल पार्टिकल है या ऊर्जा का एक पैकेट है। अर्थात यह प्रकाश का एक मूलभूत कण है। जैसे घर ईंट को जोड़ जोड़ के बनता है ना, तो एक ईंट उसका मूलभूत पार्टिकल है। तो वैसे ही लाइट जो ये रेडिएशन आप देखते हैं, लाइट कहने का मतलब सिर्फ सन से आने वाली लाइट नहीं, या फिर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, एक्स रे, गामा रे, बीटा रे, अल्फा रे, उन सब रेडिएशन में जो मूल पार्टिकल है, जो सिंगल पार्टिकल है, वो क्या है आपका फोटोन कहलाएगा। मतलब ये क्या है, अपने आप में फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ दी लाइट है। तो यहाँ पे आपने फोटोन की डेफिनेशन सीखी। इससे पहले के सिचुएशन में कहाँ बनता है, मैंने बताया ना, सन के अंदर, तारों के अंदर। अब जो तारा जिस उम्र में होगा, जिस स्थिति में होगा, उससे उस तरह का फोटोन निकलेगा, बिकॉज इट्स अ पार्टिकल ऑफ एनी टाइप ऑफ लाइट। मास होता है क्या इसमें? नहीं होता। स्थिर फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं होता। अगर फोटोन रुका हुआ है तो उसका कोई भी मास नहीं होता, जीरो मास है। अर्थात इसका वजन शून्य होता है, लेकिन गतिक द्रव्यमान होता है। फोटोन का मोशन करते हुए मास होता है। जब वो दौड़ता है, जब वो गति करता है, तो उसमें मास होता है। वो मास कहाँ से आता है? उसके एक वेव नेचर से आता है। तो इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, कि जब कोई पार्टिकल तेजी से दौड़ता है तो उसका मास नहीं होता, लेकिन दौड़ने की वजह से, उसके स्पीड के वजह से वो कुछ द्रव्यमान बनाने लगता है, और वही वेव के फॉर्म में उसके पीछे निकलते हुए दिखाई देता है। न्यूट्रल होता है फोटोन, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आप लोग पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। अब ये स्थिर फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं है ना, वो बिल्कुल तरीके से क्या होता है, स्थिर होता है, उसमें कोई भी द्रव्यमान नहीं होता। ठीक, और क्या चीज जानना है अपन को? स्पीड, ब्रह्मांड की अधिकतम गति। ब्रह्मांड की अधिकतम गति, जिसको प्रकाश की गति बोलते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वो गति करता है। दोहरी प्रकृति, फोटोन एक कण की तरह भी व्यवहार करता है और एक तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। मतलब वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। फोटोन रुकी हुई अवस्था में नहीं पाया जाता, गतिमान अवस्था में पाया जाता है। रुकी हुई अवस्था में उसका द्रव्यमान जीरो है, उसका मास जीरो है, लेकिन जब वो गति करता है तो वो अपने साथ साथ एक वेव प्रोड्यूस करते हुए जाता है और मास भी बनाते हुए चले जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ये देखिए स्टूडेंट्स, इसको जानते होंगे आप लोग, फ्लैश सुपर हीरो जो आप लोग देखते हैं। तो ये जब कितनी तेजी से दौड़ता है, अगर ये मूवी जिसने देखी होगी या मार्वल की सीरीज में ये चीज जानते हैं, तो ये जब दौड़ता है तो उसके पीछे चारों तरफ ना एकदम वेव चलते चले जाता है। तो मगर मैं कहूँ कि अगर ये जो सुपर हीरो, ये जो फ्लैश है, ये एक फोटोन है, ये एक पार्टिकल है, तो ये जब गति करता है तो इतनी तेजी से गति करता है कि अपने पीछे वो वेव्स भी छोड़ते चले जाता है, वेव छोड़ते चले जाता है। ठीक, तो यही वो फोटोन है। तो उसके चारों ओर जो चलने वाला जो वेव आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से, ये जो वेव आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, इस फ्लैश के पीछे, दौड़ते हुए इस फ्लैश के पीछे, यही फोटोन का नेचर है कि वो अब आप जब दौड़ते हुए जाओगे, नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स भी क्या कहता है, आप जब दौड़ते हुए जाओगे तो ज़्यादा बल या फोर्स लेके जाओगे। तो एक छोटे से पत्थर को यदि आप धीरे से किसी को मारेंगे तो उतना चोट नहीं लगेगा, लेकिन जब तेजी से फेंक के मारेंगे तो वो बुलेट की तरह उसके शरीर को आर पार कर जाएगा, एज एग्जाम्पल ऑफ बुलेट। तो वो बहुत सारा मास अपने आप में लेके जाएगा। तो जब वो पार्टिकल रुका हुआ है तो जीरो है, कोई उसमें मास ही नहीं है, वो फोटोन है। लेकिन जब वो मूव कर रहा है तो उसमें मास आता है और वो डुअल नेचर का रखता है। मतलब पार्टिकल, ये जो दौड़ रहा है वो पार्टिकल है, और जब दौड़ते हुए जाता है तो उसके पीछे पीछे एक वेव भी बनती चली जाती है, वो कहलाता है उसका तरंग नेचर। तो इसीलिए इसका जो प्रवृत्ति होता है, इसीलिए इसका जो नेचर है वो कैसा है बोलते हैं हम लोग, दोहरी प्रवृत्ति का है। मतलब वेव भी है और क्या भी है, ये पार्टिकल भी है। मतलब जब ये अंतरिक्ष में यात्रा करता है तो तरंग की तरह व्यवहार करता है और फैलते रहता है, लेकिन जब ये किसी सतह से टकराता है, किसी चीज से वो टक्कर लेता है, तो ये ऊर्जा का पैकेट बन जाता है, जिसको क्वांटा बोलते हैं, या एनर्जी का पैकेट कहलाता है, या फिर पार्टिकल की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इसका डुअल नेचर होता है, मतलब ये वेव की तरह भी व्यवहार करता है और एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। और इस फोटोन की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी मतलब उसके दौड़ने का, अपनी स्थिति को रिपीट करना। कोई चीज़ जैसे दौड़ रहा है तो ऐसे 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 अपनी स्थिति को रिपीट कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ जो जंप उसके बन रहे हैं वही उसकी फ्रीक्वेंसी।
उसकी एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। किसी चीज़ को मान लो बॉल को टप्पा करके आपको मारना है, बॉल को ऐसे टप्पा, एक बार टप्पा किया और दूसरे बार यहाँ पे लेके जाना है, तो ये इतनी बड़ी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन वही चीज़ अगर दौड़ते हुए आता है तो अगर वो बार बार अपने फ्रीक्वेंसी को ऐसे बार बार बहुत चेंज करते हुए दौड़ के किसी चीज़ को हिट करेगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। तो उसकी एनर्जी डिपेंड करती है, उस पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी डिपेंड करती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। और ये एच जो है प्लांक कांस्टेंट है, जिसको मैक्स प्लांक ने एक कांस्टेंट नियतांक दिया है जो कि ऊर्जा का यूनिट है। तो उसको और इसको मिला के उसकी एनर्जी बनती है कि वो फोटोन कितनी फ्रीक्वेंसी निकालता है, कितनी फ्रीक्वेंसी बताता है, उसके आधार पे उसकी एनर्जी बनती है। ठीक, तो ये सूत्र है E इज इक्वल टू एच न्यू, इसको याद करके चलना है आपको ना। अब ये फॉर्मूला वर्जन आगे अपन और देखेंगे इसको, आपको यहाँ पे इसकी ड्यूअल नेचर के फॉर्म में समझना है, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो कोई भी चीज़ की कितनी फ्रीक्वेंसी लिमिटेड हो सकती है। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब है कि वो कितनी बारीकी से ऐसे जंप एकदम, और कितनी बारीकी से आप ऐसा अपनी स्थिति को बार बार रिपीट कर सकते हो ऐसे बड़े के हिसाब से ना, तो कितनी बारी। तो थियोरेटिकल फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी कण की आवृत्ति इन्फिनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इन्फिनिटी आवृत्ति इन्फिनिटी होगी तो म्यू की जगह अगर मैं इन्फिनिटी रखूंगा तो एनर्जी भी इन्फिनिटी हो जाएगी, जबकि एनर्जी इन्फिनिटी नहीं है यूनिवर्स में। तो अधिकतम आवृत्ति की क्या सीमा है कि कोई भी चीज एकदम छोटा छोटा बारीक ऑसिलेशन, कितना छोटा बारीक ऑसिलेशन वो कर सकता है। तो मैक्स प्लांक ने जो क्वांटम अकॉर्डिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया, तो उसको प्लांक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में जो पाई जाती है वो वही क्वांटम मैकेनिक्स के फादर मैक्स प्लांक के नाम पे प्लांक फ्रीक्वेंसी कहता है। उसका मान कितना होता है जी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स, जिसको प्लांक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसका मान है 1.85 इंटू 10⁻43 हर्ट्ज, मतलब 1.85 गुणा 10⁻43 बार वो एक सेकेंड में जंप कर जाएगा। एक सेकेंड वो टाइम है जो आप घड़ी में देखते हो ना, एक सेकेंड जब घड़ी का कांटा आपका एक सेकेंड होगा, वो इतने बार वाइब्रेट कर जाएगा, इतने बार कंपन करेगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांक फ्रीक्वेंसी, जो कि नॉर्मली अस्तित्व में मतलब छोटे से छोटे फॉर्म में इतना ही हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और फिर फ्रीक्वेंसी, जैसे मैं बोलूँ जी, आप यहाँ से ऐसे कूदे और यहाँ से ऐसे कूदे और यहाँ से ऐसे कूदे, ठीक, तो एक सेकंड तक आप 3 जंप लगाए मेंढक जैसे, तो कितना डिस्टेंस चले आप, आपका लंबाई कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के फ्रीक्वेंसी वो गिनूंगा तो 3 ठो है फ्रीक्वेंसी, ठीक, 1 बार 2 बार 3 बार हर्ट्ज ऐसा किए, तो वैसे ही आपका ये कितना लेंथ आप चलोगे वो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे एक ऑसिलेशन में, अगर मैं इसको एक ऑसिलेशन मानूं हाफ में, ठीक, या फिर इसको दोनों अक्षों में साइन वेव की तरह अगर मैं ऐसे बनाऊं और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऑसिलेशन मानो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ से यहाँ तक जो चलोगे वो लंबाई होगा। अब ये इतना छोटा है, ऐसे करके मैं जो बना भी ना पाऊँ, जो आप माइक्रोस्कोप से देख भी ना पाओ, इतना छोटा है, तो उससे कितना लेंथ पॉसिबल है ब्रह्मांड में। छोटी सी छोटी लेंथ या छोटी सी छोटी चीज इस ब्रह्मांड में क्या है जो पॉसिबल है, तो ये वो लेंथ है जिसको प्लांक लेंथ बोलते हैं। इससे छोटा चीज ब्रह्मांड में अस्तित्व में नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर, 1 मीटर का 10⁻35वां से भाग आप दोगे, वो जो साइज बचता है उसको प्लांक लेंथ बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? इस प्रकार प्लांक लंबाई से छोटी किसी भी दूरी या आकार का हमारे भौतिक ब्रह्मांड में कोई अस्तित्व नहीं है। भौतिक ब्रह्मांड अभी आप देखें ना, गैलेक्सी तक गए अपन, और गैलेक्सीज की संख्या भी अरबों खरबों में है, तारों की संख्या भी अरबों खरबों में है, तो कहीं से भी निकलने वाले चीज का अस्तित्व इतना इससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है प्लांक लेंथ कितना होगा, प्लांक फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो सबसे छोटी बड़ी फ्रीक्वेंसी अगर कोई चीज है तो वो है प्लांक फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटा लेंथ अगर कोई चीज है तो वो क्या है, प्लांक लेंथ है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है जी? कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल पे सबसे छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी पाई जाती है। कैसे बनता है? जितना पार्टिकल छोटा से छोटा होते जाएगा, जितना छोटी वो वाइब्रेशन बनाते जाएगा, तो उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से आइंस्टाइन के इस सूत्र के अकॉर्डिंग उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो एक जगह पर केंद्रित होने लगेगा और वही ब्लैक होल का रूप ले लेता है। ठीक, अभी और जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये और यूनिवर्स के आगे की चीज़ें हैं। अच्छा, प्रैक्टिकली हमको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिलती है? प्रैक्टिकली मतलब जो धरती पे या यूनिवर्स पे हम लोग अभी तक फील किए हैं, अभी तक खोज खाज के जिसको ऑब्जर्व किए हैं, वो है गामा रे फोटोन। गामा किरणें जो निकलती हैं ना, अल्फा बीटा गामा किरणें आप सुनते पढ़े होंगे, तो गामा रे फोटॉन्स की जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, और जो बाहर के
दूसरे हमारी गैलेक्सी के अलावा दूसरे गैलेक्सी या तारों के फटने से जो कॉस्मिक किरणें निकल के आती हैं, वो अल्ट्रा हाई एनर्जी की जो कॉस्मिक किरणें आती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी का रेंज 10⁻20 से लेके 10⁻24 तक होता है। तो भी ये सबसे बड़ी नहीं है ना, सबसे बड़ी ये इससे देखिए इससे कम है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10⁻43 है, जो कि प्लांक फ्रीक्वेंसी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की इतनी हो सकती है, जो पॉसिबल है थ्योरेटिकली मैथमेटिकली। और फील हम लोग लेबोरेटरी में इतना तक किए हैं, 10⁻24 हर्ट्ज तक। एक सेकंड में गामा रे फोटोन जो है इतने बार कंपन कर लेता है। मतलब अल्फा किरणें ऐसे जाती हैं, मान लीजिए अल्फा पार्टिकल किसी चीज में ऐसे जाता है, बीटा पार्टिकल ऐसे जाता है, और गामा पार्टिकल ऐसे जा रहा है उदाहरण की। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, ये सबसे ज्यादा ऊर्जा लेके जाएगा, चीजों को भेद देगा, कोशिकाओं को भेद देगा। अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी है कि वो नाभिक से टकरा के वापस आ जाता है। बोर का रदरफोर्ड मॉडल पढ़े ना, वो सोने की परत पे अल्फा किरणों की बारिश कराता है, तो वो नाभिक से टकरा के वापस आ जाता है। उतना छोटा नहीं था कि नाभिक को भेद पाए। बट बीटा और गामा रे क्या होता है, नाभिक को भेद के उसके अंदर के और पार्टिकल्स को भी छेद देते हैं। तो इतना हम लोग अभी तक लेबोरेटरी में हम लोग पा लिए हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 10⁻20 हर्ट्ज तक होती है। उसका नाम क्या है जी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे मिलेगी? गामा रे फोटोन पे मिलेगी। चलिए कुछ बेसिक चीजें और जानते हैं हम लोग। अच्छा, ब्लैक होल क्या होता है? तो ब्लैक होल हमने बोला कि जब पार्टिकल इतना 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 सघन होते जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती चली जाएगी, तो वो ब्लैक होल की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कंस्ट्रक्शन मास का इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो पदार्थ एक जगह पर बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित हो जाता है। ब्लैक होल पाए कहाँ पे जाते हैं? गैलेक्सीज के केंद्र पे होते हैं सामान्यतः। गैलेक्सी जो होता है, जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, हमारे पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, उसके सेंटर पे जो फोर्स पूरे गैलेक्सी को स्पाइरल जैसे शेप में लपेट के घुमा रहा है, वो ब्लैक होल है। तो क्या ब्लैक होल से कोई रेडिएशन निकलता है? जैसे रेडिएशन अभी तक हम लोग क्या जाने, सूर्य से, फटने वाली चीज़ों से, नेबुला से, तारों से जो निकलता है, वो वही रेडिएशन है। उसी रेडिएशन जो बनता है वो फोटोन है, और वही फोटोन क्वांटा है, और उसी से क्वांटम फिजिक्स बनना है। तो वो पार्टिकल, एक सिंगल पार्टिकल जो क्वांटम के फॉर्म में, जो वेव का भी नेचर रखता है अपने आप में और पार्टिकल का भी नेचर रखता है, वो पार्टिकल सूर्य से निकलता है, तारों से निकलता है, ये तो आप जान गए। तो क्या ब्लैक होल से भी किसी प्रकार का रेडिएशन निकलता है? यस, निकलता है। जैसे उस निकलने वाले रेडिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हॉकिंग रेडिएशन बोलते हैं। तो क्या ब्लैक होल की भी मृत्यु होती है? हाँ, होती है। वो भी सुपर जायंट, एक बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स को अपने पास में रखने वाला चीज़ है, ठीक। तो हॉकिंग विकिरण बोलते हैं उसको। ये कैसे होता है? हॉकिंग्स के अकॉर्डिंग इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में हमेशा कोई भी पार्टिकल के दो जोड़े बनते रहते हैं। वो हम अपने नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते। हमेशा पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनते रहता है, जो अदृश्य फॉर्म में है ना। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स है, जिसका एक्सपेरिमेंटल प्रमाण अभी नहीं है हमारे पास। तो हॉकिंस के अकॉर्डिंग ये कहना है कि स्पेस में हर समय, हर जगह पे पेयर्स में पार्टिकल बनते रहते हैं, जिसका एक का नेचर उसका जस्ट दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक। एक का नेचर दूसरे का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब एक पार्टिकल है तो एक एंटी पार्टिकल है। इसको आप कुछ इस तरीके से समझें कि आपके जो जैसे इलेक्ट्रॉन होता है तो पॉजिट्रॉन भी होता है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के जस्ट विपरीत गमन करता है। और जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब दोनों को कोलाइज करा देते हैं तो वो डिफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहा हूँ ना। प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी होता है। हम जानते हैं कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल सेम है। और हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, आप लोग जाके जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन एक सॉलिड पार्टिकल है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है खोखले पार्टिकल होते हैं, वो फुटबॉल जैसे होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ठोस गोले जैसे होता है। उसके डीप स्ट्रक्चर को जब पार्टिकल फिजिक्स में आप पढ़ेंगे तो हॉकिंग्स ये बोलता है कि नेचर में, प्रकृति में हमेशा दो पार्टिकल डेवलप होते रहते हैं और एक दूसरे टकरा के खत्म होते रहते हैं। आप इस चीज को इमेजिन करिए कि एनर्जी हमेशा आपके अपने बॉडी को भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर चीजें कॉमनली वर्क करने वाली चीजें हमेशा दो ही हैं आपके बॉडी में। आपके लेफ्ट हैंड है तो आपका राइट हैंड भी है। अगर आप लेफ्ट हैंड से भरी हुई बाल्टी को उठाते हैं तो बाल्टी का वजन यदि आपके लेफ्ट हैंड को नीचे की ओर खींचता है तो आपका जो राइट हैंड है वो ऊपर की ओर जाता है। अगर आप मैदान में चलना चाहते हैं भरी हुई बाल्टी को लेके
तो आप अगर उसको लेफ्ट हैंड में बाल्टी को उठाए हुए हैं तो अपने राइट हैंड को आप ऐसे अपने जेब में डाल के नहीं चल सकते, चिपका के नहीं रख सकते। आपका हाथ क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर ले जाना चाहेगा। बल का संतुलन ऐसे ही होगा। ये केवल उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ। ठीक, आपके पास दो पैर हैं, जब आप चलते हो, जमीन पे आप चलते हो, तो आपका एक पैर आगे जाता है और दूसरा पैर पीछे जाता है। मतलब एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, एक एंटी पार्टिकल है। जब ये वाला आगे जाता है तो वो वाला पीछे आ जाता है। ठीक, सिमिलरली आपके ऑर्गन्स भी उसी तरीके से बने हुए हैं। एक आपके लिए आपके हार्ट में भी वही तरीके के दो वेन गए हुए हैं, एक से प्योर ब्लड जाता है, एक से इम्प्योर ब्लड आता है। जो उसके धड़कने का जो सिस्टम है वो भी दो बार है ना, जो पल्स बोलते हैं आप उसको, दो बार है। तो एक धक धक जो होता है उसमें एक बार प्योर ब्लड जाता है, एक बार इम्प्योर ब्लड उसमें इन होता है। तो दो सेक्शन होते हैं, हार्ट का भी दो सेक्शन है। आपके जो लंग्स हैं वो भी दो हैं, एक तरफ ठंडी हवा जाती है, एक तरफ गर्म हवा जाती है। आपके नाक के छिद्र से एक तरफ से आप गर्म हवा लेते हैं, एक तरफ ठंडी हवा लेते हैं। तो सारा सिस्टम में, ये सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना कि आप फील कर सकें। और भी बॉडी के सारे चीज़ों एग्जाम्पल्स इस तरह समझ सकते हो आप। ठीक, तो जब ब्लैक होल के पास कोई पार्टिकल जाता है, ब्लैक होल के पास जब वो पार्टिकल बनते हैं ब्लैक होल के बॉर्डर पे, तो जैसे फोटॉन का पार्टिकल है, तो हम लोग अभी तक ये समझते हैं कि ब्लैक होल एक इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स को अपने आप में रखता है कि लाइट को भी निगल जाता है। लाइट को भी निकल जाता है। तो अभी तक आप लोग जीएस जीके रील वील में जो भी देखे होंगे कि लाइट को भी निकल जाता है। अब अभी इतना सारे चीज़ बताने के बाद मैंने बताया कि लाइट एक्चुअल में है क्या जी, पार्टिकल से बना है। उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन या क्वांटा। अब अगर वो पार्टिकल भी जोड़े में बना होगा, क्योंकि हॉकिंस के अकॉर्डिंग ये थियोरेटिकल एज प्रूव है कि पार्टिकल हमेशा दोनों दो दो डिफरेंट बिहेवियर के बनते हैं। ठीक, आप देखे होंगे कि अगर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है तो नेगेटिव व्यक्ति भी होगा। जब पॉजिटिव व्यक्ति ज़्यादा होने लगते हैं तो नेगेटिव व्यक्ति भी बनने लगते हैं। जब नेगेटिव व्यक्ति बहुत ज़्यादा अति करने लगते हैं तो पॉजिटिविटी वहाँ पे जाती है, पॉजिटिव व्यक्ति जाने लगते हैं। ठीक, तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का फील्ड आपके दिमाग को हिला के रख देगा। आप बहुत सारे पीटीवी सीरियल ये सब में देखते हैं ना कि जब, और भी बोलते हैं आध्यात्मिक रूप से हम भी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर आप पाप करेंगे या आप बहुत ज़्यादा बुरा करेंगे तो आपका विनाश होगा, तो अच्छाई आगे विनाश करेगी। हम अध्यात्म में भी पढ़ते हैं कि अपने कहानियों में, पूजा पाठ में भी, कि जब कोई असुर ने अति कर दिया था तब उसके लिए उन्होंने इस अमुक रूप में अवतार लिया, वो चीज़ किया। बहुत अच्छाई जब बढ़ने लगती है बहुत बहुत बहुत, तो उसमें कुछ भी बुराइयाँ फिर ऑटोमेटिक आने लगती हैं। अच्छे अच्छे लोगों को लिए क्यों इतना सिक्योरिटी रहता है, क्यों बुरे लोग उनके पीछे पड़े रहते हैं? वो अट्रैक्शन है, एनर्जी का अट्रैक्शन। पार्टिकल टू एंटी पार्टिकल, जस्ट सिली टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बट यू रिलेट दैम कि कैसे वो चीज़। तो हॉकिंस के अकॉर्डिंग जब इस ब्लैक होल की सतह पे वो दो पार्टिकल बनते हैं तो एक पार्टिकल इस ब्लैक होल के अंदर चले जाता है और दूसरा पार्टिकल इस ब्लैक होल के पास से गुजर के अंतरिक्ष में दूर की ओर भाग जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो पार्टिकल जो है इसके अंदर चला गया, जबकि ब्लैक होल का भी डेथ होता है। और डेथ कैसे होता है? इसके अंदर जितना द्रव्यमान है, जितना ग्रेविटी है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो आखिर कम क्यों हो रहा है? वो तो सब चीज़ को निगल जा रहा है, तो कम क्यों हो रहा है? और अचानक से ब्लैक होल एक समय के बाद ख़त्म क्यों हो जाता है? उसका एग्जाम्पल है कि जो दो पार्टिकल बने, तो एक पार्टिकल को तो ये अपने अंदर ले लिया, इसके अंदर जैसे ही वो गया, और दूसरा, हम लोगों को लगता है कि ब्लैक होल के अंदर घुसने के बाद कोई चीज़ इस तरह से ऐसे निकल जाती है, तो वो जो दूसरा निकलती है वो दूसरा पार्टिकल होता है, पहला वाला नहीं। और ये जो दूसरा पार्टिकल इससे दूर भगता है, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है जी, एक पार्टिकल यदि ब्लैक होल के पास जा रहा है तो एक पार्टिकल उससे दूर भग जाता है। जैसे आपका पैर है, एक पैर आप चलोगे तो आगे जाता है तो दूसरा पीछे चला जाता है। तो ये थियोरेटिकली ये है कि दो पार्टिकल जो डेवलप हुए इसके कॉर्नर पे, जिसको इवेंट होराइजन बोलते हैं। इंटरस्टेलर मूवी जिसने देखी होगी कि वो स्पेस को कहाँ ब्लैक होल के एकदम बॉर्डर पे लेके चले जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेंट होरिजन, ब्लैक होल का बॉर्डर। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक पार्टिकल इसके अंदर चले जाता है और दूसरा पार्टिकल इससे दूर हट जाता है। तो जो पार्टिकल दूर हटता है ना, जो स्पेस में दूर जाता है, वो यहाँ से गति करते हुए द्रव्यमान को लेते हुए चले जाता है। और द्रव्यमान को लेते हुए चले जाता है, कहने का मतलब है कि E = mc²। तो मास को लेते हुए चले जाता है, तो वो ब्लैक होल के द्रव्यमान को लेके चला जाता है और एनर्जी को लेके चला जाता है। और इस तरह से
ये प्रक्रिया निरंतर होते 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 ब्लैक होल का द्रव्यमान घटने लगता है और एक समय के बाद वो क्या हो जाता है, एवोप्रोट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, उस जगह से ब्लैक होल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक, रेडिएशन निकलता है क्या, हाँ यस, रेडिएशन, उसको बोलते हैं रेडिएशन फ्रॉम दी एक्रिएशन डिस्क। एक्रिएशन डिस्क, एक्रिएशन डिस्क ये होता है कि इस तरह से रेडिएशन जब बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि दो ब्लैक होल या दो गैलेक्सीज जो आपस में टकराते हैं तो उसके ब्लैक होल का जो मिक्सिंग होता है तो उससे बहुत मात्रा में रेडिएशन इस तरह के उसके मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, ठीक, रिलेटिविस्टिक जेट्स जो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत सारे ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से भी ब्लैक होल के दोनों तरफ बहुत सारा रेडिएशन या फिर फोटोन, और या फिर ये जो येलो कलर का मैंने फ्लो बनाया है, या फिर मैं कहूँ कि यही वो क्वांटम है या क्वांटा है जो इससे बाहर निकलता है ब्लैक होल से, और ब्लैक होल की भी मृत्यु होती है। और उसका कंसेप्ट ये हॉकिंग का रेडिएशन कंसेप्ट है। अब बोलते हैं भाई कि लाइट तक उसके अंदर चला जाता है, लाइट को भी जो फोटोन है वो निगल जाता है ना। तो कंसेप्ट ये है कि स्पेस टाइम का झुकाव, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम के लिए जानना है कि फोटोन वर्सेस ब्लैक होल, अगर ये फोटोन, ये जो रेडिएशन, ये जो सूर्य से निकलने वाला जो विकिरण है, अगर वो वहाँ पे जाता है ब्लैक होल के पास तो क्या होता है, हम बोलते हैं कि लाइट को भी निकल जाता है। तो एक्चुअल में जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वो किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं है, बल्कि वो स्पेस टाइम का झुकाव है। मतलब यूनिवर्स में जहाँ पर भी ब्लैक होल बने हुए हैं या सूर्य जो बना हुआ है वो अपने चारों ओर के एरिया को झुका दिया है। कहने का मतलब है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग गुरुत्वाकर्षण दो वस्तुओं के बीच लगने वाला कोई बल या खिंचाव नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम का दिक् काल है, ब्रह्मांड के कपड़े का स्पेस टाइम का मोड़ है, उसे को ही ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कहते हैं। ये जो न्यूटन का नियम आप लोग पढ़ते हो ना, ऐसा ये दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग ये चीज सही नहीं है। ये स्पेस में हम बोलते हैं कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये गलत है। उसका गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, बल्कि उस अपने द्रव्यमान की वजह से वो अपने आसपास के अंतरिक्ष को मोड़ दिया है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, न्यूटन का कहना है कि ये अगर पृथ्वी है या सन है या गैलेक्सी का कोर है, ब्लैक होल है, तो इसके चारों ओर वो चीज़ों को क्या करता है, आकर्षण करता है, एक आकर्षण बल लगता है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स क्या बोलता है, मॉडर्न कंसेप्ट या क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि ऐसा नहीं है। अगर ये मैं अर्थ मानूँ या सन मानूँ, इसके चारों ओर मून का घूमना, इसके चारों ओर मून का घूमना ऐसे वजह से नहीं होता, बल्कि ऐसे वजह से होता है। जैसे आप एक कपड़े के बंधे हुए चादर में अगर एक बॉल आप रख देंगे, बॉल अगर आप रख देंगे तो वो ऐसा झुका देगा, ये जैसे इसमें आपको डेप्थ दिखाई दे रहा है वैसा कर देगा। और यहाँ से अगर आप किसी बॉल, छोटे बॉल को ढुलाएंगे तो वो ना चाहते हुए भी वो इस तरह के इसके इस ढाल वाले एरिया में चला जाएगा। तो सूर्य का भी इस तरह से जो स्पेस टाइम को, जितने भारी चीज़ें हैं, जितना जिसका द्रव्यमान है, वो अंतरिक्ष के कपड़े को इस तरह से झुका के रखा है, उसको ही स्पेस टाइम का झुकाव बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अब मान लीजिए यहाँ पे इमेजिन करिए कि यहाँ पे ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है कि वो अपने आसपास के अंतरिक्ष के पदार्थ को, द्रव्यमान को ऐसे पूरा एक कुएं टाइप का बना के रखा है। तो नॉर्मली तो जो फोटोन होता है वो सीधी रेखा में जाता है, तो नॉर्मली फोटोन जो है अंतरिक्ष में वैक्यूम में सीधी रेखा में जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो, अगर न्यूटन के कंसेप्ट में देखें तो फोटोन यहाँ से ऐसे सीधा सीधा निकल जाएगा, ऐसे सीधा सीधा ही निकल जाएगा। लेकिन अगर फोटोन सीधी रेखा में जाता है और यही माध्यम है, यही पदार्थ है, तो ऐसे से जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम ही बेंड है, तो मीडियम बेंड होने की वजह से वो इसी रास्ते को अनुसरण करेगा ना, इसी रास्ते में चले जाएगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लैक होल जो है प्रकाश को भी खा जाता है। तो प्रकाश को खाता नहीं है, खींचता नहीं है। ब्लैक होल अपने चारों ओर का, या सन अपने चारों ओर के स्पेस को ही इतना बेंड कर दिए हैं कि वो बाकी चीज़ें जो हैं उसके चारों ओर गति कर रही हैं, बाकी इलेप्टिकल पाथ में या किसी प्रकार के पाथ में। तो क्या धीरे धीरे हम लोग ढूंढते हुए एक प्रकार से बोले कि क्या हम उसके की ओर जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जा रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे एक समय के अकॉर्डिंग, स्पेस टाइम के रेडिएशन के अकॉर्डिंग उसके पास जा रहे हैं। जो भी ग्रेविटी हमको बांध के रखी है, हम उसके पास जा रहे हैं। अब ये रिलेटिविटी स्टिक में भी हो सकता है। हम बोलेंगे कि भाई सूर्य का उम्र बढ़ रहा है, सूर्य अब बड़ा दिख रहा है। आज से 100 साल बाद सूर्य जो है, हम बोलेंगे कि वो पहले जो जितना बड़ा दिखता था अब उससे बड़ा हो रहा है। हम बोलेंगे कि सूर्य का उम्र बढ़ रहा है। लेकिन हम ये भी हो सकता है कि हम उस ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से अब सूर्य के पास चले गए हैं,
क्योंकि उसने अपने चादर को उतना ही मोड़ के रखा हुआ है। हम धीरे धीरे उसी तरफ क्या बोल सकते हैं जी, स्लाइड हो रहे हैं, ढूल रहे हैं बोल सकते हैं। तो फिर अब हमको सूर्य बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि नहीं, सूर्य का उम्र बढ़ रहा है, जबकि सूर्य उस साइज का है, हम धीरे धीरे पास जाते जा रहे हैं। तो वो शेप इस तरह के बेंडिंग की वजह से होता है, उसको ही ब्लैक होल या फोटोन को वो अपनी ओर ऐसे खींच लेता है, वो उसको अट्रैक्ट करके खा नहीं जाता, रास्ता ही बैंड कर देता है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीज़ें बन के निकालती हैं उसको ग्रेविटेशनल वेव हम लोग कहते हैं, है ना। यहाँ पे समझाने की बात हो रही थी, ये क्वांटम मैकेनिक्स का ये भी चीज़ आपको आगे चल के जानना है। तो ये कपड़े को जो बैंड कर दिए, जो रिंकल आ गया, वही आपका फोटोन को खींचता है, या ये सभी के लिए लागू होता है, सन के लिए, अर्थ भी वही करता है, तभी मून उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। तो फिर मैसिव फॉर्म में एनर्जी कहाँ पे मिलेगी, ये थोड़े से चीज़ को और समझिए। जब दो गैलेक्सीज में टकराव होगा, तो दो गैलेक्सी ना, तारों की बात नहीं कर रहा हूँ, दो प्लैनेट की बात नहीं कर रहा हूँ, दो गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या है, कैसा है, आपने बहुत समझ लिया है, न्यूमरस नंबर ऑफ गैलेक्सीज है हमारे पास, ठीक। तो दो गैलेक्सीज का जब टकराव होगा, और हर गैलेक्सी के सेंटर में क्या चीज़ है जी, ब्लैक होल है, ठीक। हर गैलेक्सी के सेंटर में क्या है, ब्लैक होल है। ये सन के लिए भी आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि ये सन है हमारा, देखिए ये सन है, और उसने यहाँ पर स्पेस टाइम को गड्ढा कर दिया है, झुका दिया है। तो ये जो अर्थ जो है स्पेस में फ्रीली मूव कर रहा था, वो इस झुकाव की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होकर ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके चारों ओर, ऐसे ऐसे, और धीरे धीरे घूमते घूमते उसकी ओर, उसकी ग्रेविटी के आधार पे वो हम रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये नई थ्योरी है, अट्रैक्शन फोर्स की नई थ्योरी, जिसको क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। चलिए और समझते हैं, एक क्लिप देखते हैं पहले हम लोग गैलेक्सीज के लिए, कि कितने टाइप के गैलेक्सीज होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, और क्या उनका एक डिफरेंट फेनोमिना है। फिर मैं इस पे बात करूंगा, छोटा सा इसको आप देखें। जैसे जितने भी आपको दिखाई रही हैं, रेडिएशन के स्रोत हैं, क्वांटम के स्रोत हैं ना, ठीक। जैसे बोल सकते हैं कि स्पाइरल गैलेक्सी होता है, हमारा गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है, इसमें उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है वो, कि स्पाइरल गैलेक्सीज आपको मिलेंगे। इस गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है ना, याद रखेंगे, ठीक। अभी उसके बारे में ही, मैं ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आ रहा हूँ, तो उस पर बात करूंगा मैं। इसमें बहुत सारे करोड़ों अरबों तारे हैं, वो तो हमने देख ही लिया, ठीक। इलेप्टिकल गैलेक्सी होता है, रेगुलर गैलेक्सी होता है, इररेगुलर गैलेक्सी होता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ तारे उसके अंदर में इररेगुलर गैलेक्सी में होते हैं। जरूरी नहीं कि स्पाइरल का ही शेप हो, छिद्र बिद्र बिखरे हुए टाइप के भी गैलेक्सी हो सकते हैं, वो यहाँ पे वो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए मैं मेन अपने फंडे कंसेप्ट पे इस पे चल रहा हूँ, तो समझ में आएगा। तो हमको ये आइडिया है कि दो गैलेक्सीज के बीच में होता है भाई ब्लैक होल। तो जब दो गैलेक्सी टकराते हैं, तो वो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को पूरी तरीके से बदल देते हैं। उसको क्या कहलाते हैं हम लोग, इंटरमिक्सिंग कहलाता है। तो रेडिएशन भी बदलेगा। तो ब्लैक होल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट से क्या बनता है, ग्रेविटेशनल वेव बनता है, गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग बोलते हैं। अभी तक आप लोग गुरुत्वीय तरंग जी, गुरुत्वीय तरंग वेव, गुरुत्वीय तरंग जिससे बनती है, ग्रेविटेशनल वेव जहाँ से बनती है, वो दो ब्लैक होल्स के कोलिजन से बनता है। और इसका प्रमाण है, बाकायदा इस चीज़ को चेक किया गया है, बाकायदा इस चीज़ को हम लोग फाइंड किए हैं, ठीक। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगें दो गैलेक्सीज के स्पेस टाइम की ऊर्जा को प्रकाश की गति से पूरे ब्रह्मांड में फैला देती है। कि जब दो मैसिव मास वाले ब्लैक होल एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसके कोलिजन से जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, अट्रैक्शन की एनर्जी को ये लोग ऊर्जा के रूप में पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से फैला देते हैं। वो वेव हमारा क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल वेव कहलाता है, ठीक। तो इसके थ्रू क्या होगा, तारों और डार्क मैटर का आदान प्रदान होता है। तो क्या ऐसा और होने वाला है, तो मिल्की वे जो गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी है, और हमारी सबसे पड़ोस की जो गैलेक्सी है जिसको एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, उन दोनों में भी टक्कर होने वाला है। ये आज से लगभग 4 से 5 अरब साल बाद होगा, और इसीलिए उसको एक नया कंसेप्ट दिया जाता है कि मिल्कोमीडा कहेंगे। जब ये मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी दोनों जब टकरा के नया एक ठो गैलेक्सी बनेंगे, तो उसको मिल्कोमीडा गैलेक्सी कहेंगे, ठीक। तो क्या इससे क्या इफेक्ट होगा, जैसे हमारी गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराएगी, तो इफेक्ट ऑफ स्टार होगा क्या, नहीं होगा। तारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई तारा टूटेगा फूटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि गैलेक्सीज में तारों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इतना ज़्यादा स्पेस है कि वो नहीं टकराएंगे। केवल उनका कोर कोलैप्स होगा, और कोर कोलैप्स होगा मतलब कोर में क्या है,
ब्लैक होल है, और ब्लैक होल के कोलैप्स होने से, उनके टकराने की वजह से एक मैसिव एनर्जी का वाइब्रेशन होगा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रेविटेशनल वेव बनेगा। तो इसका हो क्या सकता है, हमारा सौरमंडल जो मिल्की वे के छोर में है वो एकदम ब्लैक होल के केंद्र में आ सकता है। मतलब दोनों ब्लैक होल मिल के एक और मैसिव बड़ा ब्लैक होल बनाएंगे। इफेक्ट ऑफ सोलर सिस्टम होगा क्या? नहीं होगा। सोलर सिस्टम में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, तब भी अर्थ और पृथ्वी जो है अपने जगह पे, अपने आधार पर मूव करते रहेंगे, क्योंकि इतना स्पेस है दोनों गैलेक्सीज के बीच, खाली जगह जो डार्क एनर्जी या डार्क स्पेस इतना है कि उसमें टक्कर नहीं होगी, केवल सेंटर पे होगी। पोजीशन ऑफ सोलर सिस्टम चेंज होगा क्या? हाँ होगा। अभी हम लोग हमारी तस्तरी, जो गैलेक्सी की तस्तरी की इस जगह पे हैं, आप शुरू में वो देखें हैं वीडियो। हो सकता है जब दो गैलेक्सी टकरा के जो मैसिव ब्लैक होल बने तो हमारा सोलर सिस्टम का जो पोजीशन है वो यहाँ पे आ सकता है, बड़े वाले गैलेक्सी के। ये टकराने के बाद मान लो ये बड़ा गैलेक्सी बना तो यहाँ पे भी हो सकते हैं, या तो एकदम उसके सेंटर के पास में भी हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम उठ के चला जाएगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल इफेक्ट भी पड़ेगा। तो पृथ्वी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पृथ्वी पर प्रभाव किस चीज़ का पड़ेगा? ये कब होगा? आज से 4 से 5 अरब साल बाद होगा। लेकिन 4 से 5 अरब साल बाद हमारा सन जो है बूढ़ा हो जाए रहेगा। जो मेजर इफेक्ट अर्थ पे जो होगा इतने सालों के बाद, वो होगा कि सन का एज बढ़ जाएगा। सन का एज बढ़ेगा तो उसका साइज भी बढ़ जाएगा। साइज जब उसका बढ़ेगा, या फिर मैं रिलेटिविटी के कंसेप्ट से कहूँ कि दिक् काल का जो झुकाव है उसके आधार पे पृथ्वी धीरे धीरे जो सन के पास जाएगी, तो ताप इतना ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पृथ्वी पे जितने महासागर हैं, जितने पानी का स्रोत है, वो सब उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। तो पृथ्वी पे फिर वायुमंडल नहीं बचेगा, मतलब वो इंसानों के रहने लायक उस समय तक वो प्लेनेट नहीं रहेगा। फिर हो सकता है हमारा नेक्स्ट प्लेनेट या और कोई प्लेनेट हमारे लिए रहने लायक रहेगा। तो उस समय दोनों गैलेक्सीज के टकराने से हमें ब्रह्मांड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमको कोई नुकसान नहीं। हमारा नुकसान हमारे अर्थ का सन के साइज के बढ़ने की वजह से होगा। ठीक, तो ये कुछ बेसिक आइडिया है रेडिएशन के तौर पे, क्योंकि ये दोनों ब्लैक होल के टकराने से भी रेडिएशन निकलेगा, क्वांटम रेडिएशन निकलेगा। आगे चल के आपको उसकी ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, उससे निकलने वाले स्पेक्ट्रम पैटर्न के बारे में आप डीप में पढ़ेंगे। इसलिए इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ। ठीक, और तो ये तो मैं डिस्कस कर लिया हूँ आपसे। ये सन है जी अगर, और अगर इसके सरफेस से अर्थ तक जो फोटोन आता है उसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, लेकिन इसके कोर में जो फोटोन बनता है, जो क्वांटा पार्टिकल बनता है, जो कि कण है क्वांटम का, उसको इस सतह तक आने में 10,000 से 1,70,000 साल लग जाता है। उसका कारण है रैंडम वॉल, क्योंकि वो लगातार टकराते रहता है, इससे लगातार टकराते 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 कई लाख साल में एक फोटोन जो है यहाँ पे पहुँचता है और फिर फ्रीली मूव करता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये जो मोशन है, यही फोटोन है और यही क्वांटम पार्टिकल है, यही क्वांटा है। इसी पे पूरा क्वांटम फिजिक्स बेस्ड है। और ये रेडिएशन क्या सिर्फ सन से आएगा? नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ तारे जो हैं, डिफरेंट कलर के जो तारे हैं, उन सब से आ सकता है। उसके बाद एक कंसेप्ट आपका इस क्वांटम फिजिक्स में आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा, डार्क मैटर। तो डार्क मैटर जो हमें दिखाई नहीं देता, जो ब्रह्मांड को बांधने वाला एक गोंद है, ग्लू है, जिससे ब्रह्मांड चिपका हुआ है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, वो लगभग 27% तक है ब्रह्मांड में, हम लोग ऐसा बोलते हैं। और डार्क एनर्जी क्या है? तो डार्क एनर्जी जो है एंटी ग्रेविटी की तरह बिहेव करता है। एंटी ग्रेविटी मतलब अभी क्या है, स्थिति ऐसा है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो तारे हो गए, ब्लैक होल हो गया, जितने भी बड़े बड़े प्लैनेट हो गए, वो दूसरी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। दो ब्लैक होल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव है। लेकिन कुछ एनर्जी ऐसा है जो इन सारी चीज़ों को दूर लेके जा रही है। सभी गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर दूर होके जा रही हैं। तो एंटी ग्रेविटी की तरह जो एनर्जी काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं डार्क एनर्जी। इसको अदृश्य एनर्जी या काली एनर्जी, डार्क एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक इसके डिटेक्शन का कोई फिजिक्स हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो ऑब्जर्वल और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं जी? अनसीन यूनिवर्स, जो कि 95% है। अनसीन यूनिवर्स जिसको हम नहीं जानते, जिसके बारे में हम लोग को नहीं पता, वो ये 27% और ये 68% मिलके बनता है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। और अभी तक हम लोग जितना जानते हैं, जिसमें मैं बात करूं अर्थ से लेके जितना सूर्य, तारा, जितना सारा गैलेक्सी और जितने सारे ब्रह्मांड का साइज, वो सब हम लोग के जानने का कितना परसेंट है? सिर्फ 5% हम लोग जानते हैं, जो कि विजिबल ब्रह्मांड है। 95% हम लोग नहीं जानते अभी ना, उतना फिजिक्स या उस लेवल का डायमेंशन फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। तो इन्हीं चीज़ों के पढ़ाई करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को जानने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स का मेन फाउंडेशन बनाना था।
मेन फाउंडेशन को हम लोग जानेंगे, समझेंगे, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स का जब श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव पार्टिकल बॉक्स में उसका टनलिंग, उसका जो क्रॉस सेक्शनल, ये सब जब शुरू होता है ना, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, जबकि वहाँ पे हम लोग ना सिर्फ एक ठो पार्टिकल के बारे में पढ़ते रहते हैं कि एक पार्टिकल अगर जंप करेगा, सीढ़ी से जाएगा, उधर टनलिंग इफेक्ट क्या होगा, रिफ्लेक्शन इफेक्ट क्या होगा, सिर्फ एक पार्टिकल का। और ये क्या है, ये पूरे इतने बड़े यूनिवर्स, इतने बड़े सोलर सिस्टम सेटअप, इतने बड़े यूनिवर्स के उस एक पार्टिकल के बारे में आपके लिए आप 1-2 यूनिट में पढ़ोगे, उसको भी अगर आपको टफ लगेगा तो आप कैसे, आपकी बुद्धि ग्रो करेगी, कैसे आप इतने बड़े यूनिवर्स के स्ट्रक्चर के बारे में फिजिक्स पढ़ पाएंगे, कैसे आप उस चीज़ को जान पाएंगे। अभी का प्रेजेंट फिजिक्स तो इससे कई गुना आगे चला जा चुका है, और फिर क्यों आप, कैसे आप फिर उस लेवल की आपकी बुद्धि डेवलप हो पाएगी। तो उस चीज़ के एहसास के लिए, उस चीज़ की कल्पना को आपके दिमाग में स्थापित करने के लिए अब मैंने इतनी सारी चीज़ों को आज आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो कि फाउंडेशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स के टाइटल के तहत ये क्लास मैंने बनाया है, जो कि इस टॉपिक को, इस यूनिट को चालू करने से पहले बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत टफ और मैथमेटिकल इक्वेशंस वाले टॉपिक आने वाले हैं, जो बच्चों को बहुत ही डिसइंटरेस्ट जैसे लगने वाले हैं। बट होप इस पर्टिकुलर क्लास से आपको उसमें इंटरेस्ट बने, और फिर आगे चल के वो आपको बल्कि ना लगे, आप पूरी तरीके से उसके कंसेप्ट को इमेजिन कर सकें। हमें स्पेक्ट्रम समझना है, कलर्स को देख के कैसे तारों की एनर्जी के बारे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे क्वांटम के बिहेवियर को समझना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, ये मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिफरेंट तारों से रिलेटेड उसके निकलने वाले रंगों को लेके कैसे हम क्वांटम फिजिक्स को आगे बढ़ाएंगे, कैसे आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है, कैसे आप हाइड्रोजन एटम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे आप उसके निकलने वाले लाइनों के बारे में, कलर्स लाइनों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और कैसे वेव इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसका एक एग्जांपल आप इस तरह से समझिए कि कौन सा हॉटेस्ट स्टार है, वो कैसा कलर देगा, कौन सा कलर किस तरह के स्टार आएगा, ये इंफ्रारेड रीजन है, अल्ट्रावायलेट रीजन है। तो सबसे गर्म जो तारा होगा वो ब्लू कलर का दिखेगा, मॉडरेट तारा जो सन है आपका वो येलो कलर का दिखेगा, और जो ठंडा तारा है, जो कम एनर्जी का है, वो लाल रंग का दिखेगा। तो ये वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारे ब्रह्मांड में, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा इसको क्लिप को अपन अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अभी तक जितनी एक्सप्लेनेशन हमने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की है, उसके आधार पे अब आप इस पर्टिकुलर फिजिक्स, दोनों ही हैं इसमें ना, डीएससी भी है और डीएससी भी है, के फाउंडेशन को आपने अंडरस्टैंड किया होगा, इमेजिन किया होगा। जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है उसको माइंड में रखते हुए अब हम आगे अपनी इस क्वांटम फिजिक्स की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अब अगले क्लास में क्यों पुरानी वाली फिजिक्स जो है, जो क्लासिकल फिजिक्स क्यों फेल हुआ, और क्या ऐसी चीज़ें थी जिनको समझने के लिए हमको क्वांटम नज़रिए से चीज़ों को देखना पड़ा, जिसने और आने वाले डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स के चीज़ों को एक्सपैंड किया, कैसे हम पार्टिकल के बिहेवियर को पढ़ सकते हैं, कैसे उसके अंदर छुपे हुए वेव को समझेंगे, और उसके लिए क्या क्या थ्योरीज दिए हों, उस पर हमको कंसेप्ट भी बनाना है और अपने एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से उसको तैयार भी करना है। तो ठीक है, थैंक यू। अगर आप इतने बड़े वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं, आई होप आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, मे बी कहीं पे आपको बोर भी लगा होगा। बट अगर मैं बस ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाना शुरू कर दूं तो शायद 2-3 क्लास के बाद आपको इतना बोर लगेगा कि दोबारा आप ये फिजिक्स सब्जेक्ट, जो न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स पढ़ना तो दूर की बात है, आप इंपॉर्टेंट खोजेंगे और सिर्फ पास हो जाएंगे। और जब तक आप इसमें कंसेप्ट नहीं बना पाओगे, ये आपको परेशान करते ही रहेगा। ये साथ ही साथ आपके कई सारे सब्जेक्ट्स को भी लेके डूब जाता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, ये सारी चीज़ों, लेज़र फिजिक्स, ये सब ये क्वांटम मैकेनिक्स के फाउंडेशन पे ही टिके हुए हैं। तो आगे आने वाले सेमेस्टर्स के कई पेपर ये अपने साथ बहा के ले जाएगा, अगर आपका इसके अंदर
इस पे अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं बना है। तो मेरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा विजुअलाइजेशन मिले और कॉन्सेप्ट मिले। तो चलिए बहुत जल्द हम लोग अब अपने यूनिट 1 के एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ओके।